हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो माइक चेक। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? अगले टेस्ट का सिलेबस वेरी गुड इवनिंग, हैप्पी रक्षाबंधन। अयान बेटा, ऐसे कमेंट में आती है हैप्पी रक्षाबंधन मत लिखो, बाकी सब भी तुम्हें हैप्पी रक्षाबंधन बोल देंगे। हम बढ़िया है ब्यूटी बेटा, हम बढ़िया है, मस्त मजे में। कल छुट्टी है क्या? बहुत कठिन सवाल है ये। क्या चाहते हो? कल छुट्टी चाहते हो? ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा? ऐप डाउनलोड कौन सा नहीं हो रहा है? हाँ, कल फिजिक्स की क्लास है, कल फिजिक्स की क्लास है। कल फिजिक्स की क्लास है। हाँ, और सुबह 6 बजे क्लास रखी है कल मैंने, ताकि कल सुबह से हम लोग पढ़ ले और पढ़ाई कर कर हम जल्दी से फ्री हो जाए, फिर दिन भर आपका हॉलीडे हो जाएगा। क्या बोलते हो? या सुबह 5 बजे कर ले फिजिक्स की क्लास। अब रक्षाबंधन देखो यार, अब कुछ लोग कल बोल रहे हैं, कुछ लोग परसों बोल रहे हैं, तो हमने तो कल ही मान लिया रक्षाबंधन। 5 बजे, 4 बजे कर ले। अगले टेस्ट में बेटा कार्य ऊर्जा शक्ति पूरा आएगा, इसके बाद में मैं वृत्तीय गति भी पढ़ा दूंगा, वो भी पूरा आएगा। 2 चैप्टर पूरे पूरे आएंगे। चार बजे कर ले। बारह बजे कर ले। चलिए तो करते हैं हम क्लास की शुरुआत। काफी सारी चर्चाएं हो गई। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। कल सुबह होगी फिजिक्स की क्लास 8 बजे। कल 8 बजे। 8 बजे क्लास क्यों हो रही है सुबह? क्योंकि कल है लेक्चर नंबर 8, हम पढ़ेंगे सुबह 8 बजे। तो कल सुबह 8 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, 8 से 10 बजे तक। गवर्नमेंट 31 को छुट्टी दे रही है, तो बेटा आप गवर्नमेंट से पढ़ लीजिए, हम तो 30 को दे रहे है ना। और 30 को भी हाँ बायो की क्लास भी होगी। बायो की क्लास का टाइम पार्सर बता देंगे। कल थोड़ा सा हम टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, वैसे 90% चांस है कि पार्सर तो शाम को ही क्लास लेंगे, ठीक है। बस मैं सुबह इसलिए लेना चाह रहा हूं कि कल छुट्टी है, तो कल स्कूल्स की भी छुट्टी रहेगी आप लोगों की। और अच्छा, कल सभी के स्कूल की तो छुट्टी है ना? क्या कल सभी की स्कूल की छुट्टी है? थम्स अप कर दो एक बार। परसों है स्कूल की छुट्टी बेटा। अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों की परसों छुट्टी होगी, मतलब जिन बच्चों की कल छुट्टी नहीं होगी तो उनकी परसों छुट्टी होगी, जिनकी परसों नहीं होगी उनकी कल होगी। तो ये तो असमंजस सी बात हो जाएगी। चलिए, तो मेरा यह विचार है कि कल सुबह 8 बजे हम क्लास कर लेते हैं, ताकि देखिए 2 कंडीशन हो पाएगी बस, ठीक है। शांत हो जाओ, फिर हमें पढ़ना शुरू करना है। बस 2 मिनट हम बातें करेंगे कि कल सुबह 8 बजे क्लास लेने का मकसद यह है कि 8 से 10 बजे तक हम कल क्लास ले लेंगे,
और उसके बाद में अगर आपकी कल स्कूल की छुट्टी है तो बल्ले बल्ले आप कल शाम को या दोपहर के बाद में राखी बनाइए। और उसके बाद में जिन लोगों की स्कूल की छुट्टी नहीं है तो वो लोग भी, मुझे लगता है सुबह स्कूल तो 10-11 बजे तक होता होगा और बहुत कम बच्चे होंगे जिनका सुबह सुबह स्कूल हो रहा होगा। ठीक है, तो आज क्योंकि देखो यार, अगर आपके लिए मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं कल नहीं परसों के दिन सुबह 8 बजे क्लास ले लेता हूं, तो परसों सुबह 8 बजे क्लास लेने जाऊंगा तो फिर मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर हमारी तो 30 को छुट्टी थी, तब आपने लिया नहीं, अब 31 को छुट्टी है हमारी। तो 30 और 31 का कुछ नहीं कर सकते हम, एक दिन हम राखी मना लेते, हम बनाएंगे 30 अगस्त को। ठीक है, 30 अगस्त को हम राखी बनाएंगे। ठीक है, तो किसी को इसमें कोई भी समस्या हो तो बता दो, वरना फिर अगर ये नहीं होगा तो फिर नॉर्मल टाइम पे जो क्लास चल रही, जैसे अभी क्लास ले रहा हूं मैं वैसे ही ले लूंगा कल शाम को क्लास। फिर शाम को ही क्लास होगी, फिर शाम को ये मत बोलना कि सर हमारे राखी थी तो राखी के टाइम तो क्लास हो गई तो हम क्या करें। तो दो कंडीशन है, या तो इस टाइम क्लास होगी या नॉर्मल टाइम जैसे चल रही है वैसे कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी, रोज क्लास होती रहेगी, फिर सब कुछ नॉर्मली चलता रहेगा। चलो ठीक है, मॉर्निंग में ठीक है। चलो चलिए, तो 90% बच्चे बोल रहे हैं 8 बजे ठीक है। तो कल सुबह 8 बजे लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। कल हम आज जो पढ़ेंगे, हम आज ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, उस पर उदाहरण करेंगे और साथ ही साथ हम कल की क्लास में हम शक्ति भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ, ओनली 30 को, ये ओनली 30 को है ना, 30 अगस्त की बात है ये। फिर 31 से हम नॉर्मल टाइमिंग पर ही क्लास करेंगे, ओनली 30 अगस्त के लिए है ये, हैप्पी राखी के लिए, हैप्पी राखी। चलो, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हमें क्या क्या पढ़ना है। 2 दिन छुट्टी कर दो बेटा, एक काम कर, तू 1 साल की छुट्टी मना ले इस साल, क्योंकि अभी तो राखी आई है, फिर इसके बाद में जन्माष्टमी आएगी 8 दिन बाद, फिर उसके बाद में श्राद्ध होंगे, फिर उसके बाद में माता जी गणेश जी आएंगे, फिर 8 दिन गणेश जी की छुट्टी मना लेना, विसर्जन भी करके आना, फिर 2-4 दिन बाद थोड़े दिन रुकना, फिर माता जी बैठ जाएंगी, फिर 9 दिन माता जी की पूजा कर लेना, फिर विसर्जन कराना, फिर उसके बाद में दशहरा आ जाएगा, दशहरा पे रावण बना लेना, रावण जला लेना, फिर घर में पुताई वगैरह करवा लेना, दिवाली आ जाएगी। ठीक है, फिर दिवाली के बाद में छोटी दिवाली मना लेना, फिर उसके बाद में छठ पूजा कराना, फिर उसके बाद में 11 मना लेना, है ना, यही सब कुछ करता है। फिर उसका में ये सब खत्म हुआ तो ठंड आ जाएगी, तो ठंड में तो सर वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता है। फिर उसके बाद में क्रिसमस आ जाएगा, क्रिसमस बना लेना, बीच में ईद भी आएगी, ईद भी बना लेना, फिर उसके बाद 31 दिसंबर आएगा, न्यू ईयर बना लेना, फिर सोचना ओहो हैप्पी न्यू ईयर, नीट 2024, ओह 2024 आ चुका, मैं तो नीट 2024 की एग्जाम देने की सोच रहा था, तब पढ़ना शुरू करना, फिर मैं क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा, उसमें एडमिशन ले लेना। चल, तो अभी तो हम यहां पर पढ़ते हैं, आगे कहानी करते हैं। हाँ बेटा, एक दिन छुट्टी तो दे दो, यही मैं सोच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूं एक दिन भी बर्बाद क्यों किया जाए, जब मैं सुबह क्लास ले सकता हूं, तो सुबह कल मैं फ्री हूं तो सुबह क्लास ले लेता हूं मैं, है ना। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं रक्षाबंधन पे, आप सभी राखी लेकर आ सकते हैं कल ऑनलाइन। तो कल सुबह 8 बजे हम क्लास ले लेंगे और उसके बाद में आपके पास दिन भर समय बचेगा, इसीलिए मैं सुबह 8 बजे क्लास कर रहा हूं। चलो, हाँ, फिर तो होली भी आएगी, होली भी होली रहेगी, है ना, फिर होली भी बना लेना। चलिए, तो कल हम 8 बजे क्लास करेंगे। अभी शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 7 की। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें क्लास की शुरुआत करनी, स्थितिज ऊर्जा तक हमने कहानी पढ़ ली थी, हमें पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा का वक्र और साम्यावस्था। 31 को छुट्टी नहीं रहेगी, 31 को छुट्टी नहीं रहेगी, 31 को छुट्टी नहीं रहेगी। गिफ्ट क्या मिलेगा, ये गिफ्ट ही तो मिल रहा है, रोज का गिफ्ट मिल रहा है बेटा आपको। चलो, तो अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। साम्यावस्था, कल ये एक वक्र से हम शुरुआत करने वाले थे क्लास की,
है ना। तो यहां पर अब बस हाँ 31 को छुट्टी रहेगी, 32, 33, 34, 35 तारीख को छुट्टी रहेगी, है ना। एक बच्चा बोल रहा सर 32 को छुट्टी है क्या? हाँ 32 को छुट्टी है। चलो तो हेडिंग डालो स्थितिज ऊर्जा, ये वैसे कल कॉपी में डाल ली थी आपने। स्थितिज ऊर्जा वक्र और साम्यावस्था, साम्यावस्था, स्थितिज ऊर्जा वक्र और साम्यावस्था। यहां पर एक वक्र बना है और ये वक्र आपको स्थितिज ऊर्जा और एक्स के मध्य है। अब हमें क्या पढ़ना है एक्चुअल में, ये क्या लिखा हुआ है स्थितिज ऊर्जा वक्र और साम्यावस्था। साम्यावस्था क्या होती है सबसे पहले ये समझते हैं ना। साम्यावस्था एक ऐसी स्थिति है जहां पर वस्तु पे परिमाणी बल शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं हम? साम्यावस्था बोलते हैं। अब साम्यावस्था कितने प्रकार की हो सकती है और ये स्थितिज ऊर्जा में क्यों पढ़ रहे हैं हम, सबसे पहले ये भी बात समझना पड़ेगी। और क्या इससे पहले साम्यावस्था की चर्चा आपने कभी अपनी जिंदगी में करी है? बिल्कुल। इससे पहले जब हम बल की बात करते थे तो हम बोलते थे परिमाणी बल बराबर होगा ma के, तो उसमें हम उस पे परिमाणी बल 0 करते थे, मतलब कि वह साम्यावस्था में था। तो एक्चुअल में साम्यावस्था का मतलब क्या होता है ना, एक बार हम साम्यावस्था पे चर्चा कर लेते हैं। साम्यावस्था वर्ड का मतलब क्या होता है? साम्यावस्था वर्ड का मतलब होता है परिमाणी 0 हो या एफ नेट 0 हो जाए। अभी हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम फिजिक्स में भी कौन सा पोर्शन हम पढ़ रहे हैं? हम यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, हम बल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर साम्यावस्था का तात्पर्य होता है परिमाणी बल शून्य हो जाए। लेकिन क्या साम्यावस्था बल पर ही नहीं, साम्यावस्था मतलब बल के बारे में चर्चा होती? नहीं, इसके अलावा हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं सर, इसके अलावा हम और भी चीजें पढ़ते हैं जिंदगी में। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यावस्था या आयनिक साम्यावस्था, है ना। शायद आपका आयनिक वाला चैप्टर ही अभी चल रहा है, तो उसमें आयनिक साम्यावस्था वगैरह आप पढ़ते हो। तो ये अलग अलग प्रकार के साम्यावस्था हो सकती है। आगे चलकर हम फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। फिजिक्स में अभी हम जैसे परिमाणी बल बराबर शून्य कर रहे हैं या नेट फोर्स जो कर रहे हैं, वैसे हम घूर्णन साम्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। वस्तु घूमे ना, उसमें नेट टॉर्क बराबर 0 पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आगे चलकर हम थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। हम तापीय साम्यावस्था की बात करेंगे कि दो वस्तु के ताप समान हो जाए तो वह साम्यावस्था में है। साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम, है ना, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इस वर्ड को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम वर्ड से क्या समझते हो आप? इक्विलिब्रियम वर्ड से आप ये समझ सकते हो कि वह जैसा है वैसा का वैसा रहे, उस पे कुछ लोग कार्य भी कर जाए लेकिन परिमाणी उसका अपरिवर्तित रहे, उसे क्या बोलते हैं? उसे साम्यावस्था की स्थिति बोलते हैं। साम्यावस्था की स्थिति बोलते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास एक क्लासरूम है ना, ये केमिस्ट्री में भी लगा सकते हो, फिजिक्स में भी लगा सकते हो, कंसेप्ट हर जगह कि एक क्लासरूम है, उसके अंदर मान के चलो 100 बच्चे हैं और 2 दरवाजे हैं। तो कुछ आ रहे कुछ जा रहे, कुछ आ रहे कुछ जा रहे, कुछ आ रहे कुछ जा रहे। तो क्या हो रहा है? हर समय क्लास में 100 बच्चे मौजूद है, तो जितने निकलते हो उतने आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि परिमाणी जो है वह 100 ही है, अभी भी वो अभी भी 100 ही है। तो यह क्या है? साम्यावस्था में। ठीक है, अब हम यहां पर समझते हैं कि कितने प्रकार की साम्यावस्था हो सकती है। तो हमारे पास बेसिकली 3 प्रकार की साम्यावस्था हो सकती है। उस ग्राफ में कैसे दिख रही है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये ग्राफ नहीं बनाना है, अभी पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना है। हमारे पास 3 प्रकार की साम्यावस्था हो सकती है। एक होता है स्थायी साम्यावस्था, एक होता है अस्थायी साम्यावस्था और एक होता है उदासीन साम्यावस्था। ठीक है, तो साम्यावस्था कितने प्रकार की होगी? साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था वर्ड क्या है? सबको फील आया? क्या इसका मतलब है? एफ नेट 0 होना चाहिए। अब 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। सबसे पहले स्थायी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था, फिर अस्थायी और तीसरा था उदासीन। ठीक है, अब इसको अंग्रेजी में क्या होता है? स्थायी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। इसका मतलब क्या? स्थायी मतलब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल बोलते हैं इसे, स्टेबल मतलब कि स्थायी। अच्छा, इसको बोलते हैं अनस्टेबल और इसे बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा सर, अब इसमें होता क्या है, कैसे होता है, ये सबको हमको समझना होगा।
स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि ऐसा इक्विलिब्रियम या ऐसी साम्यावस्था जिसमें अगर कोई ढल जाए, जिसमें अगर कोई ढल जाए तो वह हमेशा 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 उस पर अगर कोई बाह्य बल लगे तो भी वह अपने एफ नेट बराबर 0 की स्थिति पे वापस आ जाए, वो स्थायी साम्यावस्था होती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं ताकि हमें यह हमेशा के लिए ध्यान रहे। मान के चलो कि हमारे पास यहां पर एक ऐसा कटोरा है, ठीक है, इस आकार का एक कटोरा है। इसी प्रकार से इसी को अगर मैं लूं और इसी को मैंने लेकर उल्टा घुमा दिया, क्या कर दिया, इसको मैंने ऐसा उल्टा घुमा दिया, इसी कटोरे को मैंने उल्टा घुमा दिया, ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? अगर मान के चलो इसके अंदर मैंने एक बॉल ली और इसके अंदर एक बॉल यहां पर ली मैंने, ठीक है, और इसमें ऊपर एक बॉल रख दी धीरे से ले जाकर, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों ही कंडीशन में सर, इन दोनों ही कंडीशन में अगर बॉल रखी हुई है तो वह रखी रहेगी, वह रखी रहेगी, वो हिलने वाली नहीं है। अच्छा सर, तो यहां पर ये क्या है, इस बिंदु पर इस पे नेट फोर्स 0 है, यहां पर एफ नेट जो है या परिमाणी बल जो है वह 0 है, इसमें यहां पर भी परिमाणी बल जो है वह 0 है, नेट बल 0 है। लेकिन अब क्या हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहां पर अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, इस बॉल को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, इस बॉल को उठाकर मैं, ओहो हो क्या हो गया, ये दुर्घटना हो गई बॉल के साथ, इस बॉल को उठाकर मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं इस तरफ, तो क्या होगा? तो सर अगर आप बॉल को इस तरफ ले जाओ या मैं उठाकर इस तरफ ले गया, कहीं भी ले जा सकता हूं, मैंने थोड़ा सा ऊपर ले जाकर छोड़ दिया, तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में सर, अच्छा मैं किस दिशा में ले जाऊं? सर आप इसे ले जा रहे हो प्लस एक्स दिशा में, अगर मान के चलो मैंने बोला ये 0 है तो मैं इसे ले जा रहा हूं प्लस एक्स दिशा में, तो जब मैं इसे प्लस एक्स दिशा में ले जा रहा हूं तो इसमें क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बल जो है इसे वापस खींच लाएगा, इस पे एक बल लग रहा है जो इसे वापस खींच लाएगा, तो वह बल किस दिशा में लग रहा है? सर वह बल जो है वह इस दिशा में लग रहा है, या जहां x बराबर 0 आपने माना था उस दिशा में लग रहा है, वो उसे वापस लेकर आ जाएगा। हाँ mg ही लग रहा है, mg का एक घटक लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है जो इसे वापस नीचे गिरा देगा। इसका अपोजिट भी सही है, क्या कि अगर मैं एक बॉल को इस तरफ ले जाऊं, मतलब ये कौन सी दिशा होगी, ये नेगेटिव x हो गया सर ये दिशा, तो नेगेटिव x दिशा में ले जाऊंगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सर अभी भी बल लगेगा, लेकिन अब बल जो है वो विपरीत दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, और ये ऐसे साम्यावस्था में लेकर आ जाएगा। कितनों को ये बात चमकती है? तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर मैं बॉल को नेगेटिव दिशा में ले जा रहा हूं तो बल पॉजिटिव दिशा में लग रहा है, बॉल को पॉजिटिव दिशा में ले जा रहा हूं तो बल नेगेटिव दिशा में लग रहा है। मतलब एक बात 110% है इसमें 110% है क्या कि यदि बल पॉजिटिव में जाता है तो, या ऐसा उल्टा बोलते हैं कि x पॉजिटिव में जाता है तो बल नेगेटिव में हो जाता है, या बल x नेगेटिव में जाता है तो बल पॉजिटिव में हो जाता है। मतलब कि बल जो है वो हमेशा अपोजिट होगा x के, दिशा अनुसार हमेशा अपोजिट होगा x के, मतलब यह हमेशा बॉल को वापस लेकर आ जाएगा। क्या करेगा? वापस लेकर आ जाएगा। देख, अगर मान के चलो कि तुम ये एक गेंद हो तो तुम अपनी साम्यावस्था में बैठे हुए थे, तो अगर तुम जब भी अपने पथ से भटकते हो, जब भी तुम नेगेटिव में भाग जाते हो पॉजिटिव में भाग जाते हो, तो तुम पर एक बल ऐसा लगे जो तुम्हें हमेशा जहां थे वहीं लेकर आ जाए, तो उस स्थिति को या उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि तुम कैसी अवस्था में हो, तुम स्थायी साम्यावस्था में हो, तुम स्थायी साम्यावस्था में हो। क्लियर है ना? तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे हम बोलेंगे कि तुम स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो या स्थायी साम्यावस्था में, तुम परमानेंट जिंदगी में सेट हो चुके हो। इसी प्रकार से अगर हम हेलो, हाँ
देखो इसी प्रकार से अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर हम बॉल को, इस कंडीशन में अगर हमने बॉल को थोड़ा भी हल्का सा भी इधर ले गए, हल्का सा भी इधर ले गए तो क्या होगा सर, इस कंडीशन में अगर हम बॉल को ले गए प्लस एक्स दिशा में तो क्या होगा सर, बल भी जो है वह इस तरफ ही लगेगा, मतलब प्लस एक्स में लेगा तो बल भी इधर लग रहा है जो इसे नीचे गिरा देगा। क्या कर देगा, नीचे गिरा देगा। इसी प्रकार से अगर हमने बोला कि हम इसको नेगेटिव एक्स दिशा में ले गए तो बल भी कहां लग रहा है, बल भी जो होगा सर वह नेगेटिव एक्स दिशा में लगेगा जो इसे नीचे गिरा देगा। मतलब एक्स पॉजिटिव तो बल भी पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव तो बल भी नेगेटिव। तो यह कैसी साम्यावस्था होगी, यह अस्थायी साम्यावस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अस्थायी साम्यावस्था हो जाएगी। मतलब क्या होगा, मतलब कि यहां पर अगर हमने बॉल को थोड़ा भी, देखो स्थायी साम्यावस्था की कैसे पहचान होगी या स्टेबल इक्विलिब्रियम की कैसे पहचान होगी, इसमें ये ऐसे पहचानेंगे हम कि हमने इसको थोड़ा भी अगर सरकाया, हम पॉजिटिव में ले गए या नेगेटिव में ले गए, हर एक कंडीशन में बॉल जो है वो साम्यावस्था में वापस आ जाएगी, साम्यावस्था में वापस आ जाएगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर हमने थोड़ा भी सरकाया और वो निकल गई तो वो क्या होगी, वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। कैसी होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। आई बात समझ में, है ना। तो यह दो बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। यह हमारी जिंदगी है, फिजिक्स में हर चीज जो हम पढ़ते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से या हमारी जिंदगी से कनेक्टेड है। अगर हमें नीट की एग्जाम निकालना है तो हमारे लिए पढ़ाई जो होना चाहिए वो स्टेबल कंडीशन होना चाहिए या स्थायी साम्यावस्था होना चाहिए, और पढ़ाई को छोड़कर हर कुछ अस्थायी साम्यावस्था में होना चाहिए। जिस दिन ये हो गया हमारी जिंदगी में, उस दिन हम वाकई में डॉक्टर बनने लायक होंगे और वाकई में हम जिंदगी में डॉक्टर बन पाएंगे, नीट की एग्जाम निकाल पाएंगे। अगर तुम्हारी पढ़ाई अस्थायी साम्यावस्था है और बाकी सब कुछ स्थायी साम्यावस्था है तो बिल्कुल सही बात, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर तुम पढ़ने बैठे हो और तुम्हें कहीं से थोड़ा भी, अगर एक फोन है, फोन में ऊपर से टुड़ुंग करके नोटिफिकेशन भी बज गया और तुम तुरंत पढ़ाई को साइड में रखकर, बुक को साइड में रखकर, क्वेश्चन को साइड में रखकर उसकी तरफ भाग गए, मतलब कि तुम वहां पे अस्थायी साम्यावस्था में थे, तुम नहीं कर पाओगे बालक। अगर तुम जब तक स्थायी साम्यावस्था में नहीं आते, मतलब जैसे अगर मान के चलो कि तुम यहां पर थे, देखो दोनों कंडीशन में नेट फोर्स तो जीरो था जहां पर बैठे थे तुम, लेकिन यहां पर क्या होगा, नेट फोर्स तो यहां भी जीरो था, नेट फोर्स तो यहां भी जीरो था, हिल तो तुम तब भी नहीं रहे थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे ही तुम्हारा फोन का नोटिफिकेशन आया, तुमने टुड़ुंग, घर वालों ने बोला नहीं पढ़ना है, थोड़ी देर बाद जबरदस्ती हुई कि नहीं उठना ही पड़ेगा, बायोलॉजिकल इमरजेंसी आ चुकी है या हमें कुछ होता है, जैसे पेट में भूख लगती है, तो उस कंडीशन में तुम उठे, तुम गए, जो भी रिक्वायरमेंट थी उसे पूरा किया और तुरंत वापस आकर फिर से पढ़ने बैठ गए, तो क्या हो गया, वो हो गया स्थायी साम्यावस्था। मतलब कि अगर हमें जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, स्थायी या अस्थायी साम्यावस्था, कौन से प्रकार की साम्यावस्था जरूरी है। हमें हमेशा स्थायी साम्यावस्था, हमें स्टेबल बनना है, हमें स्थायी साम्यावस्था हासिल करनी है। आई बात समझ में। अब स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था में सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या है, स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था में सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पर जब मैं इसमें देख रहा हूं तो ये न्यूनतम पॉइंट पर है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें समझाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो स्थायी अस्थायी देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, स्थायी अस्थायी न्यूट्रल की बात बाद में करेंगे ना। स्थायी अस्थायी देखने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, नेट बल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट बल क्या होना चाहिए, जीरो। अगर नेट बल जीरो है ही नहीं तो साम्यावस्था की बात है ही नहीं, फिर तो, है ना, साम्यावस्था की तो बात ही नहीं है। अब अगर साम्यावस्था आ चुकी है तो किस स्थिति में तुम्हें लगता है कि स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है, स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा हूं। तो सर यहां पर क्या होता है यह सतह से ऊपर है, हम कहीं बॉल को जैसे ही छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगी, इसके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी, तो इसके पास यहां पर कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा है। अच्छा, यहां पर सर बॉल को ऊपर ले जाना पड़ता है,
कार्य करना पड़ता है, और जैसे ही छोड़ दे तो वापस आ जाती है। तो यहां पर इस कंडीशन में यह न्यूनतम स्थिति में है, या हम बोलेंगे कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सी बात U स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, स्थितिज ऊर्जा मिनिमम है, और इस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। तो कैसे पहचानते? एक और तरीका क्या है कि स्थितिज ऊर्जा से भी पहचाना जाता है कि सर जहां पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी वो क्या होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो आपको अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम लाना मतलब कि आपकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होना चाहिए, आपके मन में किसी भी प्रकार के भय ख्याल नहीं होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए और केवल एकाग्र रूप से पढ़ाई की और आपको ध्यान देना है, तभी आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ सकते हो। मतलब उसी समय आपकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है। आप इधर उधर के ख्याली पुलाव पका पका कर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां घूमने जाऊंगा, मैं यहां घूमने जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो लोगों का इलाज करूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरे घर वालों को मैं घुमाने ले जाऊंगा, मैं उससे मिलने जाऊंगा वो मेरी हो जाएगी। इसी प्रकार के ख्यालों में चलते रहोगे तो तुम अपनी स्थितिज ऊर्जा बढ़ाते जा रहे हो, और वो तुम्हें लग रहा है अब तुम साम्यावस्था में जा रहे हो, लेकिन बालक वो साम्यावस्था जो है वो अस्थायी साम्यावस्था में जा रहे हो। कहां जा रहे हो? अस्थायी साम्यावस्था में जा रहे हो, और वह साम्यावस्था तुम्हें ले डूबेगी। क्यों? क्योंकि जैसे थोड़ा ही हिलोगे तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा घटेगी, और घटकर उसके बाद में टाटा फिनिश, टाटा बाय बाय, गेम खत्म, खल्लास। तो सर यहां पर न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होनी चाहिए, यही बात आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाई गई है, और यही जीवन का असली ज्ञान है कि अगर आपको कुछ भी करना है, मतलब कि अगर छोड़ो तुम कौन हो, तुच्छ प्राणी। हम कुछ बड़ी चीजों की बातें करते हैं, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, हम बात करते हैं प्रोटॉन की, हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, जिनसे मिलकर तुम बने हो, जिनसे मिलकर ये पूरी दुनिया बनी है। तो ये, या हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, या एटम्स कैसे एक दूसरे के पास रहते हैं, उसमें भी आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा में ही अधिकतम स्टेबिलिटी होती है। मतलब कि न्यूनतम ऊर्जा में अधिकतम या मिनिमम एनर्जी में मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। पढ़ाया गया है, कहां से पढ़ाया गया? यहां से पढ़ाया गया। सब कुछ ज्ञान यहीं से आता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सारे ज्ञान यहीं से निकलते हैं, फिजिक्स से निकलते हैं। क्या कि जब कभी भी वहां तो बोल देंगे कारण कहां है? केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में तो बता दिया कि कारण पता चला कि सर न्यूनतम एनर्जी होगी तब सब कुछ स्टेबल होगा, लेकिन असली बात क्या है? असली बात यह है कि न्यूनतम एनर्जी मतलब कि कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए? स्थायी साम्यावस्था होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग तक में ये बात आपने पढ़ी थी कि एटम के बीच में, ये वाला ग्राफ पढ़ा होगा आप लोगों ने कि एटम के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो ये R0 होनी चाहिए, और ये R0 दूरी जो बताती है वो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा बताती है। तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा मतलब कि क्या होगा? स्थायी साम्यावस्था होगी। ठीक है, तो इसीलिए ऊर्जा न्यूनतम, स्थायी साम्यावस्था, ऊर्जा अधिकतम, अस्थायी साम्यावस्था। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं। अभी मैं इसका थ्योरेटिकल पॉइंट बता रहा हूं आपको सारा। ठीक है, फिर इसको पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें कि उदासीन साम्यावस्था, हाँ केमिस्ट्री में भी पढ़ा है ना, तो केमिस्ट्री में पढ़ा तो केमिस्ट्री में तुमने ये थोड़ी ना सोच पाए कि ये न्यूनतम क्यों होनी चाहिए न्यूनतम। आइया फील कि न्यूनतम क्यों होनी चाहिए और अधिकतम हो जाती तो क्या हो जाता। अच्छा, अब तीसरी साम्यावस्था देखो, एक्चुअल में मैं तुम्हें वो बात बताता हूं, अगर तुम्हें याद हो मूलभूत गणित में मैंने तुम्हें एक एसपी स्टार सिखाया था, परवलय हंस रहा है, परवलय रो रहा है। उसका जो एसपी स्टार था वो एक दिन मैं, है ना, जब मैं आकाश में था, 2017 की बात है, तब मैं यही बातें पढ़ा रहा था, और वहीं से मुझे वाला कंसेप्ट याद आया, हंसने और रोने वाला। कैसे? क्योंकि देखो यार, ये जो है, ये खुश है अपनी जिंदगी में, ये हंस रहा है, ये स्टेबल है, अपनी जिंदगी में खुश है, यह स्थायी साम्यावस्था में है। यह रो रहा है,
ये रो रहा है क्योंकि यह अस्थायी साम्यावस्था बन चुकी है। और इसी प्रकार से उदासीन साम्यावस्था, हमने बात करी थी शादियों में फूफा जी वाली कि सर यहां पर इनका कोई रिएक्शन नहीं होता, तो वैसी ही बात यहां पर भी होगी कि अगर मान के चलो कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है, तो मैं इस बॉल को यहां पर कहीं भी रख दूं, यहां रखूं, हर एक कंडीशन में नेट फोर्स जीरो होगा, तो नेट फोर्स यहां भी जीरो होगा, 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 कहीं भी रख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसे आगे खसका दूं, अगर मैं पीछे खसका दूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें हर एक जगह साम्यावस्था है। यह ना तो स्थायी है ना तो अस्थायी है। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे यह उदासीन या न्यूट्रल साम्यावस्था है। क्या तीनों कंसेप्ट सभी को क्लियर है? इसी वजह से यहां पर ये जो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ भी यही बता रहा है कि देखो क्या हो रहा है स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा अगर घटकर बढ़ रही है तो यहां पर बल जीरो था, या यहां पर इन दोनों कंडीशन में बल जो है वो F बराबर जीरो की ओर लग रहा है, तो ये ABC में स्थायी साम्यावस्था है। इसी प्रकार से DEG में क्या है? F बल यहां पर तो शून्य है, बल शून्य है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दोनों तरफ बल विपरीत दिशा में है, मतलब कि यह अस्थायी साम्यावस्था है। और G पर स्ट्रेट लाइन बन चुका है, मतलब कि क्या हुआ है सर? यहां उदासीन साम्यावस्था है। किस प्रकार के साम्यावस्था है? उदासीन साम्यावस्था है। क्या ये ग्राफ अब सभी को बहुत जोरों से चमकता है? और जो मैंने बातें बताई क्या सभी को क्लियर है? फिर इसमें मैं आपको और भी बातें बताऊंगा। ये जो ढाल वाल बना हुआ है इसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी होगी। क्या यह जितना बताया क्या सभी को बहुत ही बढ़िया रूप से क्लियर है साम्यावस्था पर कहानी? चलिए, तो अब ये साम्यावस्था की अगर कहानी क्लियर है तो ये तो अभी हमने क्या किया? ये हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा। लेकिन सर हमें क्वेश्चन में क्या आएगा? हमें क्वेश्चन में दो चीजें पूछते हैं, ग्राफ या इक्वेशन। फिजिक्स में अभी तक जितना पढ़ा उसमें क्या होता है? या तो ग्राफ आएगा या तो इक्वेशन आएगी, समीकरण के रूप में सवाल आएगा। तो ग्राफ से कैसे देखेंगे या समीकरण से कैसे देखेंगे? अब इसके लिए थोड़ा सा मूलभूत गणित हमें फिर से काम आने वाला है। क्या? सबसे पहली बात तो बल जीरो होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन। बल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? बल क्या होता है? बल और स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है? बल और स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है? सर स्थितिज ऊर्जा और बल में क्यों संबंध निकाल रहा हूं? क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे पता चला यहां पर कि सर जिस कंडीशन में बल जीरो हो रहा है, तीनों ही कंडीशन में बल जीरो हो रहा है, लेकिन स्थायी, अस्थायी या उदासीन कैसे पता करते हैं? ऐसे पता करते हैं जहां पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है वो स्थायी होती है, जहां पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है वो अस्थायी होता है, और जहां पे स्थितिज ऊर्जा का कोई लेना देना नहीं है वो उदासीन होता है। इसलिए मुझे इनके बीच में रिलेशन चाहिए। तो क्या मैंने स्थितिज ऊर्जा का कोई संबंध पढ़ा? बिल्कुल सर मैंने पढ़ा। मैंने पढ़ा था F बराबर -du/dx। अभी केवल x दिशा की बात करेंगे, वो ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो -du/dx हमने बल का फॉर्मूला पढ़ा है। अब सबसे मजेदार बात ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं बोल रहा हूं किसी भी स्थिति पे बल जीरो है, तो इसका तात्पर्य क्या है? बल जीरो है, इसका तात्पर्य यह है सर कि जहां पर भी बल जीरो है तो मुझे स्थायी, अस्थायी या उदासीन साम्यावस्था तीनों में से कुछ भी पता करना हो तो उसके लिए क्या पता करना पड़ता है? सबसे पहले उसके लिए तीनों ही कंडीशन में बल जीरो है। या मैं लिख सकता हूं du/dx जीरो हो गया। du/dx क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या ये सबसे पहली बात क्लियर है सभी को? हाँ, ये कॉपी में ग्राफ बनाना है बेटा। अब इसी प्रकार से अगर मैं A से B से C की ओर जाऊंगा तो यह परवलय क्या हो रहा है? सर ये परवलय जो है वह हंस रहा है। ये देख परवलय सा बना है, तो ये परवलय या ये ग्राफ क्या हो रहा है? हंस रहा है। और जब हंसता है तो मुझे पता है कि वहां पे स्थायी साम्यावस्था आती है, अभी हमने देखा। अब इसको ग्राफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं? ग्राफ में ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि सर यहां पर यह न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का बिंदु है। किसका बिंदु है? न्यूनतम
स्थितिज ऊर्जा का बिंदु है। और किसी भी ग्राफ का अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा था अगर तुम्हें याद हो तो। अधिकतम, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना सीखा था हमने, वो भी कैसे निकालते थे? वो भी यही कहानी थी जो मैंने तुम्हें अभी बोला। क्या? अगर मैंने एक ग्राफ दिया तुम्हें और मैंने बोला कि बता इसका अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकालेगा, तो पहले क्या करेगा? सर अगर हमारे पास y और x के मध्य संबंध है तो पहले dy बाय dx जीरो करते थे अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या करते थे? dy बाय dx बराबर जीरो करते थे, सबसे पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप बताया था डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर, उसका डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं कि कहां पे अधिकतम है कहां पर न्यूनतम है। ऐसा कुछ किया था। आदि अनादि काल पहले, कलयुग के पूर्व, जब आप एक पेड़ के नीचे अपनी शिक्षा अर्जित कर रहे थे आश्रम में, तब यह बात आपको सिखाई गई थी। क्या इतनी ही पुरानी लग रही है वो बात? हाँ, डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करते थे, dy बाय dx बराबर जीरो करते थे, तो वही वाली बात है। यह है u, यह है x, तो du बाय dx बराबर जीरो करके चेक करना होगा। तो वही बात मैंने दो तरीके से समझाई, एक तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट, और दूसरी बात जो हमने ओरिजिनली कंसेप्ट से सीखी। दोनों बातें एक ही जैसी कह रही है, दोनों बातें एक ही बात कह रही है। क्या? du बाय dx जो होगा वह जीरो होना चाहिए। du बाय dx क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, सबसे पहले चेक करने के लिए। फिर उसके बाद में अगर डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स का स्क्वायर जो है वह लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो हो गया, तो यह पॉइंट मैक्सिमा का होता था। और ग्रेटर देन जीरो हो गया, उल्टे से शुरू कर देते, ग्रेटर देन जीरो से, तो ग्रेटर देन जीरो हो जाता तो यह पॉइंट न्यूनतम या मिनिमा का होता था, मिनिमम का होता था। और डी स्क्वायर यू बाय dx का स्क्वायर लेस देन जीरो हो जाता था, तो ये पॉइंट मैक्सिमा का होता था। क्लियर है मामला? तो ये जो हमने पढ़ा, बस यही कंसेप्ट्स यहां पर काम आएंगे और यही बातें यहां पर लिखी गई है। तो एक बार देख, मैं इस चीज को 3 से 4 बार समझाऊंगा और क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो एकदम बिल्कुल चमक जाएगी सारी बातें। तो सबसे पहली बात मैंने क्या समझा दी? सबसे पहले वाली बात मैंने आपको ये तीनों चीजें समझाई। फिर वही बात हमने ग्राफ से समझी, वही बात मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से समझी। अब ये जो सब कुछ मैंने समझाया, वो सब कुछ जो पॉइंट में लिखा हुआ है, थियोरेटिकली जो लिखा हुआ है, उसके द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले फिर से स्टार्ट करते हैं। स्थायी साम्यावस्था क्या होता है? जब एक कण को साम्य स्थिति से अल्प विस्थापन करने पर यह पुनः अपनी साम्य स्थिति में आने की प्रवृत्ति रखता है, तो इसे स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या यह सभी को क्लियर है कि वो वापस आने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसे स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। अब स्थायी साम्यावस्था के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो स्थायी साम्यावस्था के लिए सबसे पहली बात, या साम्यावस्था के लिए, स्थायी हो अस्थायी हो, किसी भी प्रकार की साम्यावस्था हो, तो इसके लिए हमें f बराबर du बाय dx जीरो होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, a बिंदु पर वक्र का ढाल ऋणात्मक है। हाँ सर, यहां पर a बिंदु पर वक्र का ढाल ऋणात्मक है। क्या ये बात समझ में आई? क्या c बिंदु पर वक्र का ढाल धनात्मक है और b बिंदु पर वक्र का ढाल शून्य है? क्या a b c पे वक्र का ढाल बता सकते हो आप लोग? क्या वक्र का ढाल बता सकते हो? अब मैं इनमें रिलेशन दिखाने जा रहा हूं, देख, अभी मैंने तुझे फील करवाया कि हाँ सर, यहां पर इधर जा रहा है तो बल इधर है, इधर जा रहा है तो बल इधर है, लेकिन ये इक्वेशन से कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो अब ध्यान समझना, इसमें बच्चे गफला खा जाते, गोटी खा जाते। क्या? अगर मैं बोल रहा हूं ए पर, तो ए पर है ना, ए पर वक्र का ढाल जो है वह नेगेटिव है। कुछ पढ़ना नहीं है जो यहां पर लिखा, पहले मैं जो बता रहा हूं समझ से। ए पर स्लोप नेगेटिव है। क्या ए पर स्लोप नेगेटिव है? हाँ सर, ए पर स्लोप नेगेटिव है। अच्छा, तो ए पर बल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैसे पता करूंगा? अच्छा, इस वक्र का ढाल क्या है? इस वक्र का ढाल है सर du बटा dx। ध्यान समझना इस बात को। वक्र का ढाल क्या होता है? du बटा dx, और du बटा dx जो है वो माइनस f है। अरे है ना, f बराबर माइनस du बटा dx, तो du बटा dx माइनस f होगा। एक एक करके समझ, भागे मत, मन को शांत कर ले मन को, भागने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई कि सर du बटा dx माइनस f होता है? अच्छा,
अब मैं बोल रहा हूं कि du बटा dx नेगेटिव है, तो f तो पॉजिटिव हो जाएगा, f पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि du बटा dx नेगेटिव है और ये बराबर है माइनस एफ के, तो माइनस से माइनस कट गया, f तो जो होगा वो पॉजिटिव निकल कर आएगा a पॉइंट पर, a पॉइंट पे पॉजिटिव निकल कर आएगा। इसी प्रकार से रुक जा, इसी प्रकार से सी पॉइंट पर चर्चा करते, सी पॉइंट पर ना, सी पर चर्चा करते। तो सी पर ढाल कैसा है? सी पर ढाल जो है सर, सी पर ढाल जो है वो पॉजिटिव है। मतलब ये हुआ कि du बटा dx जो है वह पॉजिटिव है। तो du बटा dx अगर पॉजिटिव है तो मैं बोलूंगा कि f तो सर माइनस du बटा dx होता, तो du बटा dx पॉजिटिव है, तो f नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो जो पॉजिटिव उसको नेगेटिव बना देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा वो। क्या ये बात चमकी? तो सर ये क्यों समझा रहे हो? ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं कि अभी तो यहां पे मैंने जो मुंडे बना कर समझाया, ये मैंने तुझे फील दिलवाया, लेकिन ये इक्वेशन में कहां लिखा हुआ है कि सर ऐसा होगा तो ऐसा होगा? वो इक्वेशन में यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जब मैं f की वैल्यू या जब मैं ढाल देखूं, अगर मुझे इधर से इधर जाना है तो इसमें ढाल जो है वो ढाल नेगेटिव है तो f पॉजिटिव है, और यहां पर ढाल पॉजिटिव है तो f नेगेटिव है। अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा? केवल इतना डायग्राम समझ, इतना डायग्राम समझ, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, केवल इतना डायग्राम। क्यों? क्योंकि f जो होगा वो माइनस du बटा dx है, f जो होगा वो माइनस du बटा dx है। मतलब कि du बटा dx क्या है? ढाल। तो जहां पर ढाल नेगेटिव वहां पे f पॉजिटिव, और जहां पे f पॉजिटिव वहां पे ढाल नेगेटिव। ठीक है, एक और बार इस चीज को समझते। देख यहां पर बता, यहां पर यही चीज यहां पर भी समझ लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे ढाल पॉजिटिव है? हाँ सर, यहां पे ढाल पॉजिटिव है। तो अगर ढाल पॉजिटिव है तो बल क्या है? माइनस गुणा है ढाल का। क्या है? माइनस गुणा है ढाल का। बल क्या है? बल जो है वह माइनस गुणा है ढाल का। ढाल क्या है? du बटा dx। तो अगर मैं ढाल को पॉजिटिव बोल रहा हूं तो बल नेगेटिव आएगा, और ढाल को नेगेटिव बोल रहा हूं तो बल पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए यहां पर ये x पॉजिटिव में गया तो बल नेगेटिव में आया, और x नेगेटिव में गया तो बल पॉजिटिव में आया। कितनों को इस चीज का जबरदस्त फील आया? ये थ्योरी वाली सारी बातें लिखना होगी बेटा, यही बात यहां पर लिखी गई है। बिंदु बी पर स्थायी साम्यावस्था है। क्यों? क्योंकि बिंदु बी पर परिमाणी शून्य है, क्योंकि नेट बल शून्य है। तो हम बोल सकते हैं बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है। इसके लिए du बटा dx 0 होना चाहिए, और d स्क्वायर u बटा dx का स्क्वायर, मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन जो है वह धनात्मक या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसी का जस्ट अपोजिट अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था में क्या होता है? कण को साम्य स्थिति से अल्प विस्थापन करने पर कण साम्य स्थिति से दूर जाने का प्रयास करता है, तो वह क्या होती है? वह होती है अस्थायी साम्यावस्था। क्या होती है? अस्थायी साम्यावस्था। अब इसमें क्या होगा? इसमें कौन कौन से बिंदु मेरे पास? अच्छा, इसमें कौन कौन से बिंदु है? यहां पर ये रहा सर D, ये रहा E, ये रहा G। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है? देखो यहां उल्टा हो रहा है। क्या? D पर ढाल कैसा है? सर D पर ढाल पॉजिटिव है, तो बल नेगेटिव दिशा में हो जाएगा। तो जब मैं D बिंदु पर जाऊंगा तो बल नेगेटिव दिशा में, तो नेगेटिव कहां है? सर नेगेटिव इधर होगा, मतलब नेगेटिव इस तरफ है, पॉजिटिव इस तरफ है, तो बल नेगेटिव दिशा में, तो ये बल मुझे गिरा देगा। इसी प्रकार से G पर क्या हो रहा है? सर G पर ढाल नेगेटिव, मतलब बल पॉजिटिव दिशा में, तो पॉजिटिव दिशा में भगा ले जाएगा वो। मतलब x की दिशा में बल हो गया। किसकी दिशा में हो गया? x की दिशा में। अगर मैं बोलूं यहां से x का है तो सर इधर x पॉजिटिव होगा, इधर की तरफ x नेगेटिव होगा, है ना? तो इधर x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, तो बल की दिशा में x हो गया। मैंने वही बात पिछले आधे घंटे में एक ही बात मैंने 4 से 5 तरीके से बोल दी है। ठीक है, 4 से 5 तरीके से मैंने बात बोली है, वही बात यहां पर भी लिखी है। D पर वक्र का ढाल धनात्मक है, इसलिए बल ऋणात्मक है, और G पर ढाल ऋणात्मक है, इसलिए बल धनात्मक है, और E अस्थायी साम्यावस्था होगा, उस पर U मैक्सिमम होगा। U क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये वाली बात जो है वो आपको बहुत बढ़िया रूप से चमकनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, उदासीन साम्यावस्था। ये क्या होता है? कण को साम्य स्थिति से अल्प विस्थापित करने पर भी कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है, कोई बल कार्य नहीं कर रहा, मतलब उसको हिलाया कुछ नहीं हुआ। खाना खा लो,
हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। फोटो खिंचा लो, हमें तो कोई बीच में खड़े ही नहीं रहने देता। पानी पी लो, 2 घंटे से बैठे हैं पानी के लिए, किसी ने पूछा नहीं, अब क्या पिएंगे। तो ये क्या है, यह उदासीन है अपनी जिंदगी में। कुछ भी बोलो उसमें दिक्कत ही है। परिमाणी हमेशा शून्य ही है, ना खुशी ना गम, है ना। पिक्चर बनी थी कभी खुशी कभी गम, इनने बना दिया ना खुशी ना गम। तो इस कंडीशन में साम्यावस्था जो होगी वह उदासीन साम्यावस्था होगी, मतलब कि यू जो होगा वह नियत होगा, स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह नियत होगी। क्लियर है मामला, ठीक है। तो वही वाली बात मैंने आपको इसमें भी समझाई, वही वाली बात हमने पॉइंट में भी पढ़ी। जितना मैंने बताया वो सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है मामला। फिर से बोल देता हूं, यहां पर स्थायी साम्यावस्था में बल 0 होना चाहिए। तीनों में सबसे पहली बात बल 0 होना चाहिए, मतलब du बटा dx 0 करके चेक करेंगे। फिर उसके बाद में स्थायी साम्यावस्था होगा तो x में अगर आपने x पॉजिटिव लिया तो बल नेगेटिव होगा, x नेगेटिव लिया तो बल पॉजिटिव होगा। इसी का अपोजिट इसमें होगा, और इसमें तो बल 0 u नियत, स्थितिज ऊर्जा नियत। तो सर अब इस पूरे कार्यक्रम पर सवाल कैसे बनेंगे? सवाल जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैंने बनाए वो बनेंगे, दूसरे सवाल जो होते वो इसके न्यूमेरिकल होते। न्यूमेरिकल में आपको इक्वेशन दी जाएगी और जो हमने ये du बटा dx 0 करा है यह आपसे पूछा जाएगा। जैसे इस पे करते एक पहला सवाल, क्या सभी चीते तैयार है सवाल करने के लिए? पहले तो बता दो इतना सभी को समझ में आया, और क्या सभी सवाल करने के लिए तैयार है? हाँ, कल फिजिक्स की क्लास होगी सुबह 8 बजे, और ये जो आज लेट क्लास में आया और जो पूछ रहा है कि कल फिजिक्स की क्लास होगी, उसे सुबह 6 बजे आना है। 6 बजे आना है और पूरी क्लासरूम साफ करनी है ताकि सारे बच्चे आए और वो 8 बजे आकर बैठ पाए। कल छुट्टी ही कर दो। हाँ, तो आप सुबह 8 बजे मत उठना, आप 10 बजे उठना, तो आपके लिए छुट्टी हो जाएगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? है ना, ऐसा रात को खुद को बोल लेना कल तो छुट्टी है, कल तो आराम से उठेंगे, 10 बजे उठना, फिर उठ कर करना ओ क्लास हो गई, चलो कोई बात नहीं, मेरी तो छुट्टी थी। चल हाँ भाई, तो इस पे कुछ सवाल करते हैं। जैसे देखो यहां पर एक सवाल दिया है, सवाल में हमें स्थितिज ऊर्जा का समीकरण दिया है, स्थितिज ऊर्जा का समीकरण दिया है। अब आपको बताना है कि स्थितिज ऊर्जा वाले विभव क्षेत्र, विभव क्या है? विद्युत विभव है, उस पर हम चर्चा करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमें बस ये पता करना है कि स्थितिज ऊर्जा दी गई है, विभव के क्षेत्र में कण गति करता है, उसकी साम्यावस्था है। साम्यावस्था कहां पर है, मतलब इस क्षेत्र में वो गतिमान है, उसकी साम्यावस्था कहां पर, ये पता करना है आपको। तो साम्यावस्था कैसे पता करते हैं? 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 du बटा dx को 0 करके। तो बस कहानी खत्म हो गई। तो यहां पर f बराबर 0 करना है, या माइनस, देखो माइनस du बटा dx 0 करो या du बटा dx 0 करो, बात बराबर ही है। तो इसमें हमें क्या लिखा हुआ है? इसमें हमें लिखा हुआ है u की वैल्यू दी है, तो ये जगह d 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400 dx। ठीक है, इसका अवकलन करते हैं तो कितना हो जाएगा? सिर्फ हो जाएगा 8 इंटू 2x माइनस 4 इंटू 1 प्लस 400 का 0 हो जाएगा, बराबर 0 कर दो। फिर हो जाएगा कितना हो गया? ये हो गया सर 16x माइनस 4 बराबर 0, या x की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 4 बटा 16, या 1 बटा 4 या 0.25 मीटर। B is the very correct answer for this question. क्लियर है मामला? बस यही बात पूछी जाएगी आपसे कि स्थायी साम्यावस्था या साम्यावस्था कहां पर है। अब ये पूछ सकता है इसमें स्थायी है या अस्थायी है, तो क्या करोगे? डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लोगे। क्या कर लोगे? डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और इसमें नई बात करवा रहा हूं कि आपको पता तो चल गई कि साम्यावस्था है, लेकिन इस बिंदु पे स्थायी साम्यावस्था या अस्थायी साम्यावस्था है, तो चेक कैसे करते हैं? चेकिंग करना सिखाता हूं अब मैं आपको। चेकिंग,
चेकिंग। तो चेकिंग कैसे होती है, स्थायी या अस्थायी की? आप पहले करो इसका डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स का स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करो। तो ये रहा आपके पास, इसका फिर से अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1 माइनस 0, 4 का अवकलन 0 हो गया, ये आ गया 16 के बराबर। किसके बराबर हो गया? डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स का स्क्वायर 16 आ गया। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये बताओ 16 0 से बड़ा है या छोटा है? 16 एक पॉजिटिव संख्या है या नेगेटिव संख्या है? सर आपके नाम से मैसेज आ रहे, पैसे मांगे। बेटा जैनब, बेटा ये मैंने आपको कल भी बताई थी ये वाली बात, और ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं। आज एक बच्ची मुझे मतलब शायद वो जूम सेमिनार वगैरह होता उसमें आई थी, उसको पता नहीं किसने 400 रुपए इस बात के मांग लिया, क्या टेलीग्राम पर एक बैच भेज दिया। वो उसको पता नहीं किसने, किसी लड़के ने बोला सब बच्चे ज्वाइन कर रहे, 400 रुपए लगेंगे, टेलीग्राम से पढ़ाई होगी तो वो ज्वाइन कर ले, है ना। तो थोड़ा सा अपना दिमाग का उपयोग करो, डॉक्टर बनने वाले हो तुम तो हरकतें भी डॉक्टर जैसी रखो। कोई तुमसे इस बात के पैसे मांग ले कि टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे, तो इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात कुछ नहीं हो सकती है ना। तो इधर उधर किसी को पैसे मत दिया करो, पहले भी मैंने बात बताई है। अच्छा, तो ये वाली ये क्या है? यह जो है वह 16 है। तो क्या 16 0 से बड़ा है? हाँ सर 16 0 से बड़ा है। मतलब कि मैं यहाँ पे x तो आया ही नहीं, मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी रखूं, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखूं, ये तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। मतलब कि इस कंडीशन में डी स्क्वायर यू बटा डी एक्स का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या कंडीशन होती है? सर अगर ग्रेटर देन 0 होता है मतलब कि धनात्मक होता है, तो धनात्मक की कंडीशन में हमें पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मिनिमम होता है, तो मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये वाले सवाल का जो जवाब है वो क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर इस बिंदु पर x बराबर 0.25 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो ऐसे चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं। आई बात समझ में? ऐसे चेक करते हैं। क्लियर है मामला? चल अब आगे बढ़ते हैं, हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं, और भी कुछ प्रकार के सवाल करते हैं। जैसे देखो यहां पर आपको सवाल दिया गया है ना। इस सवाल में बोला संरक्षी बल स्थिति जुड़ा दी गई है, ए और बी नियतांक है, ज्ञात करो बल का व्यंजक क्या होगा, साम्य स्थिति क्या होगी, साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। 3 चीजें ज्ञात करनी है, 3 चीजें ज्ञात करनी है। चेकिंग में क्या करना होता है? चेकिंग में डबल डिफरेंशिएट करना होता है। ये क्या है बेटा? यहां पर ये है du बटा dx, ठीक है। तो du बटा dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 16 माइनस 4 आ गया है। अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है 0 से छोटी है, उससे हमें पता चलता है। अगर 0 से बड़ी है तो स्टेबल होगा, 0 से छोटी होगी तो अनस्टेबल होगा, 0 ही हो गई तो उदासीन हो जाएगा, 0 हो गई तो उदासीन हो जाएगा, उदासीन साम्यावस्था आ जाएगी चेकिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है हमारे पास, आज हमारे सवाल कम हो पाएंगे, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देंगे। स्थितिज ऊर्जा u बराबर ax स्क्वायर माइनस bx द्वारा दी जाती है। तो आपको बताना है बल का व्यंजक। बल क्या होता है? बल होता है माइनस du बटा dx, ए पार्ट। तो माइनस du बटा dx, तो ये क्या होगा? माइनस du बटा dx, तो ये बल हो जाएगा माइनस ax स्क्वायर माइनस bx का dx, ये x के सापेक्ष अवकलन, माइनस 2ax माइनस b। क्या सभी को समझ में आया? x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा और ये b और 1x का अवकलन 1 हो गया। तो यहां से आ जाएगा माइनस 2ax प्लस b। ये आ गई है f की वैल्यू, ये आ गई है f की वैल्यू। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बेटा 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है, एक बार डिवाइड करके देख। दूसरी बात हमसे पूछा है साम्य स्थिति। साम्य स्थिति मतलब क्या होता है? साम्य स्थिति मतलब होता है सर बल 0 हो जाए या du बटा dx 0 हो जाए, बात बराबर ही है। तो यह बल 0 कर दो तो यह हो जाएगा माइनस
2ax प्लस बी बराबर 0, या 2ax उधर चले जाएगा तो जब b बराबर 2ax, या डिवाइड में लिया तो b बटे में 2a जो होगा वो x के बराबर होगा। यह साम्य अवस्था x बराबर इतने पर आएगी। अब तीसरी बात, नई बात पूछी है, हमें बोला है साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा बताइए। क्या बताइए? साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा बतानी है, कहां पर बतानी है? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था ए बी बटे में 2a पर। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ स्थितिज ऊर्जा जो है वह है ax² माइनस bx, और यह वैल्यू बतानी है x बराबर b बटे में 2a पर। यहां पर b बटे में 2a रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है मामला? आया समझ में सभी को? तो एक बार वैल्यू रखो, निकालो क्या आंसर आया। u की वैल्यू आ गई सर a इंटू b बटे में 2a का ई स्क्वायर माइनस b इंटू b बटे में 2a। तो कितना होगा? ये हो जाएगा a इंटू बी स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2a। डरने का नहीं, एक a से एक काट देने का। ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में 4a माइनस बी स्क्वायर बटे में 2a। अच्छा सर, इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? ये लिखा हुआ है 1/4 माइनस 1/2। कैसे सर? देखो, इस पूरे में से अगर मैंने बोला कि यहां से बी स्क्वायर अपॉन में 2a, बी स्क्वायर अपॉन में a को कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा? यहां बचेगा 1/4 माइनस 1/2। तो आधे में से 1/4 गया, माइनस 1/4 बचा, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्थितिज ऊर्जा आएगी। तो साम्य अवस्था पे ये स्थितिज ऊर्जा होगी। पीछे वाले में माइनस नहीं लाए, कोई बात नहीं बेटा, पीछे वाले में माइनस लगा भी लोगे तो भी आंसर सेम होगा। अगर मैं लिख रहा हूं x बराबर 0, मैं लिख रहा हूं माइनस x बराबर 0, तो x बराबर 0 ही तो लिखा हुआ है। समझ नहीं आया? देखो बताता हूं, ये लिख लो पहले, ये आ गया समझ में। x की घात 2 से अधिक हो तब क्या होगा? तो क्या उसमें कौन सी बड़ी बात है? अवकलन नहीं तो करना है, 2 होते हैं 16 हो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, माइनस 16 आएगा, एक बार देख लेते हैं। माइनस 16 क्यों आएगा बेटा? du बटा में dx करना है आपको। ये रहा du बटे में dx, उसका फिर से अवकलन करा। बेटा तीसरे वाले में क्या करना है? तीसरे वाले में हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी साम्य अवस्था पर। तो यह स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, कब निकालनी है? साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था कहां है? b बटे में 2a पर। तो b बटे में 2a फॉर्मूले में वैल्यू रखी, आंसर आ गया। माइनस साइन लेने पर क्यों आएगा सकीना बिटिया? माइनस साइन क्यों लेंगे? देखो, मैंने बोला कि बल बराबर माइनस ड्यू बटा dx है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे किसी का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यूएक्स ग्राफ को देखना पड़ेगा, उसका मैक्सिमा मिनिमा है, उसमें बल का कोई चक्कर नहीं है। वो तो हम समझने के लिए बल बार बार लेकर आते कि बल से रिलेशन है। ये बल का रिलेशन खत्म हो गया यहाँ पे। अब तुझे बस यू और एक्स ग्राफ को देखना है, यूएक्स ग्राफ को देखना है, और यूएक्स या वाई एक्स वाई के बीच में ग्राफ है, वाई एक्स ग्राफ है, तो उसमें मिनिमा मैक्सिमम कैसे सकते हैं? सेम कंसेप्ट यहां लगेगा, ठीक है। एक और नेगेटिव लेकर नहीं आएंगे हम। आया समझ में? चलो आगे बढ़े। 2a होगा, कर लो एक बार सॉल्व। 2a होगा तो तुम बताओ दो, 2a कर देता हूं मैं, लेकिन मेरे को तो 4a लग रहा है। यहां पर किया है, हाँ, तो यहां पे बल पूछा है ना उसने मुझसे। अरे बल पूछेगा तब माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बल नहीं पूछेगा। उसने बोला, अच्छा चल ठीक है, तेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा मेरी बात पे। देख, अगर मेरे से इस क्वेश्चन में उसने सीधे पूछा होता ना कि ये दिया हुआ है साम्य, सब मेरे से बल नहीं पूछा, मुझे साम्य अवस्था पूछा, तो मैं du बटा dx कर देता, माइनस साइन नहीं लगाता, du बटा dx बराबर 0 करता। बिल्कुल ही अत्यधिक मूर्ख हो तुम। तो यहां पर अगर मैं du बटा dx करूंगा तो क्या आएगा आंसर? ये आ जाएगा सर 2ax माइनस b बराबर 0। तो बता जा रहा है यहां से x की वैल्यू कितनी आई? यहां से आएगा सर 2ax बराबर होगा b के, तो x की वैल्यू आएगी b बटे में 2 है। ले फिर से वही आया,
फिर से वही आया जो यहां से आया। अरे सेम ही आंसर आएगा दोनों ही कंडीशन में। तुम du बटा dx के आगे माइनस लगाओ या ना लगाओ, सेम ही आंसर होगा। अरे कैसे कैसे दिमाग लेकर पैदा हो गए तुम लोग। हाँ भाई, इस्तेमाल नहीं कर रहे थे क्या आज तक? अगर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसा करते चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। चलो बहुत डिफिकल्ट हो गया। एक्स माइनस 4 बराबर 0, क्या वैल्यू आएगी यहां पे एक्स की? एक्स की वैल्यू क्या आएगी जरा बताना। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। अच्छा सर, एक्स बराबर 4 आएगा। अच्छा ये बताओ, माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 में एक्स की वैल्यू क्या आएगी? यहां पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सर बहुत डिफिकल्ट। माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0 हो गया, फिर ये इधर चले जाएगा तो ये इधर गया तो 4 बराबर एक्स आ गया। सर दोनों अलग अलग आए, वहां पे एक्स बराबर 4 आया, 4 बराबर एक्स आया। ओ हो वेरी डिफिकल्ट। अब दोनों कंडीशन में एक ही वैल्यू आएगी। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, इस पर और भी कुछ ऐसे सवाल पूछे गए। AIPMT 2012 में पूछा गया है, एक ये सवाल पूछा गया। आसान से सवाल है, हमें फिर से क्वेश्चन में वही बोलेगा साम्यावस्था निकालो, साम्यावस्था पे स्थिति ऊर्जा बताओ। ठीक है, तो 2 सवाल है, ये इन दोनों में से एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल आपको करना होगा। कौन सा मैं करके बताऊं, कौन सा आप करोगे? ठीक है, इसमें x का मान पूछा, ये इसमें स्थिति ऊर्जा का मान पूछा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा आसान है, तो मैं आसान वाला कर देता हूं, डिफिकल्ट वाला तुम करोगे। तो मैं क्या लगा, देखो यहां पर आई बात समझ में? क्या हो गया, पार्थ सर और मैं चालाकी कर रहे थे। हम वार्तालाप कर रहे थे, तो हमने सोचा कि मैं 8 बजे से क्लास ले रहा हूं। वैसे पार्थ सर भी बता देंगे 8 बजे फिजिक्स, 10:30 बजे बायोलॉजी। हैप्पी राखी। ओके कृष्णा बेटा, अगर 1/4 में से आधा जाएगा और आधा बच जाएगा, तो फिर मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। उसके 1/4 तुम रख लेना, और जो आधे बचेंगे उसका 1 करोड़ प्लस आधा मुझे वापस दे देना। कहां गया भेजा? अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, उसमें से मैंने तुम्हें 25 लाख रुपए दे दिए, तो कितने बचे? 75 लाख बचे। चल ठीक है, अब मान के चल तेरे पास 50 लाख रुपए है, तो उसमें से 25 लाख मुझे दे दिए, तो क्या फिर से 50 लाख रुपए बचे? ये याद रखना भाई, कल के लिए 8 बजे फिजिक्स, 10:30 बजे बायोलॉजी। चलो, तो दिस इज द क्वेश्चन, इज द पे अटेंशन, इज द क्वेश्चन में बोला इस, हाँ क्वेश्चन में हमें एक समीकरण दिया हुआ है, बोला है कि स्थायी संतुलन की स्थिति में कण की दूरी क्या होगी। स्थायी संतुलन की कंडीशन में कण की दूरी क्या होगी, मतलब कि du बटा dx, स्थायी संतुलन बताना है, मतलब du बटा dx को 0 करना है आपको ना। भगवान ने भेजा तो भेजा, पर भेजे में भेजा नहीं भेजा। देखो du बटा dx को 0 करना है, क्यों? क्योंकि f बराबर 0 होगा, डबल डिफरेंशिएशन नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर नहीं 10:30 से 12 नहीं, 12 बजे तक नहीं, कम से कम 3 बजे तक बायो की क्लास चलेगी कल। तुम लोगों को क्या लगा
कि तुम्हारी सुबह इसलिए क्लास हो रही है ताकि तुम्हें जल्दी छुट्टी मिल जाए? नहीं, इसलिए जल्दी क्लास हो रही है सुबह ताकि शाम तक पढ़ाया जाए। चलो देखो भाई, बताओ क्या होगा। du बटा dx को 0 कर दो, तो यहां पे अवकलन करना है ना, आप ध्यान समझना, मामला गड़बड़ मत कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए, अच्छा इसको आसान तरीके से पहले ऐसा लिख लो ना, वरना तुम लोग तो महान हो। ये ए आर की पावर -2 माइनस बी इंटू आर, ऐसा लिख लिया है ना, ताकि मैं आसानी से अवकलन कर पाऊं, आसानी से अवकलन कर पाऊं। क्या हो गया इसको, इसका कोई एसपी स्टार नहीं है। अरे क्या अवकलन समाकलन का एसपी स्टार बताऊं क्या, डी बटा dx करना है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर अवकलन। तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन हो जाएगा a -2r की पावर -3 माइनस बी, या r की पावर -1 है यहां पर, है ना, तो -r की पावर -2 बराबर 0। देखो ये अवकलन होगा, r की पावर -2 है, तो -2 जो होगा उसका अवकलन होगा -2 r की पावर -3, ये r की पावर -1 है, तो इसका अवकलन होगा माइनस मल्टीप्लाई होगा आगे r की पावर -2 बराबर 0। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें तो x की वैल्यू, सॉरी r की वैल्यू निकालनी, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो ध्यान से लिखें, -2a अपॉन में r की घात 3, ये r के पावर -3 था तो नीचे आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b r की घात 2 बराबर हो गया 0 के। ठीक है, अब क्या करना होगा, निकालो r की वैल्यू निकालेंगे सर, तो इसको उठाकर इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 2a, अच्छा इस पूरे में से इसको उधर ले जाओ, तो b बटे में r का स्क्वायर बराबर होगा 2a बटे में r की घात 3। वैसे ये मैं कर रहा हूं लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये काटेगा नहीं, एक्चुअल में r कॉमन आ जाएगा यहां से। ठीक है, लेकिन ठीक है अभी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब b बराबर 2a अपॉन में r, ये एक r उधर चले जाएगा, तो जगह r बराबर 2a बटे में b इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2a बटे में b इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला, क्लियर है कहानी। हाँ, इस सवाल में, मतलब ये वाले सवाल में, इसमें सेम समीकरण दिया हुआ है, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें एक और स्टेप आगे करना है। इसमें तो हमने r की वैल्यू निकाली, ठीक है, इस सवाल में इतना ही पूछा था r की वैल्यू, लेकिन यहां पर स्थितिज ऊर्जा पूछी है, r की वैल्यू नहीं पूछी, स्थितिज ऊर्जा, मतलब कि पहले r की वैल्यू निकालो फिर उसको यहां पर रखो तो स्थितिज ऊर्जा आएगी। ये एक बार करना है आज रात भर बैठ के सभी को, क्या कि सेम सॉल्व करना है, r की वैल्यू निकालनी है, फिर r की जो वैल्यू आएगी वो उसको इस समीकरण में रखना है, तो वो हमारा आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा पूछी है। क्लियर है मामला। फिर हम नहाएंगे कब, नहाकर क्या कर लेगा, शकल तो वैसी रहने वाली है फिर भी। देखो भाई चलो आगे बढ़ते, ये सारे सवाल हमारे होते हैं खत्म। अब हम आगे बढ़कर एक और नई चीज पे चर्चा करते हैं, जिसे कहते हैं हम ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसके उससे अच्छा शाम को ही क्लास ले लो। बेटा शाम को क्लास हम इसलिए नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा। तो रक्षाबंधन में ना, अगर आपने आज से पहले कभी रक्षाबंधन किया हो तो रक्षाबंधन में ऐसा नहीं होता कि कुछ 5, 7, 8, 10 घंटे लग रहे हैं। रक्षाबंधन इज अ वेरी स्वीट एंड छोटा प्रोग्राम। एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, स्टेप नंबर 1, मिठाई खिलाती है, तिलक लगाती है, आरती उतारती है, भाई थाली में कुछ अपने हिसाब से गिफ्ट रख देता है, खत्म। ये इसमें केवल 5 से 10 मिनट का कार्यक्रम है, ठीक है।
अगर बहुत सारे भाई भी होंगे तो सब मिलकर भी बांधेंगे तो 1-1.5 घंटा लगेगा। बहुत बड़ी परिवार हो तो भी 1-1.5 घंटे का काम होता है। ठीक है, तो अब अगर मैंने यहां पर शाम को क्लास रख दी और 90% जगहों पर दोपहर से लेकर शाम तक जो राखी का जो मुहूर्त है ना, अगर किसी को मुहूर्त पता करना तो वो भी बता देता हूं। कल मुहूर्त जो है, कल दोपहर से राखी के मुहूर्त है। तो अगर आप कल दोपहर से राखी के मुहूर्त है तो बेस्ट मुहूर्त जो है वो दोपहर में 2 से 4 है। और अगर आप शाम को बांधते हैं राखी तो राखी का मुहूर्त 6:30 से 9:30 के बीच में बेस्ट मुहूर्त है, जिसे शुभ मुहूर्त बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने मुहूर्त देखा है और इसके हिसाब से क्लास सुबह रखी है, क्योंकि अभी तुम्हारे घर वाले भी मुहूर्त देखेंगे, फिर बोलेंगे अरे मुहूर्त के टाइम तो क्लास हो गई है ना, तो फिर तुम घर में हंगामा करोगे। उससे पहले क्लास कर लो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बाकी सब हम देख लेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर से ऊर्जा संरक्षण से जो हम बातें करेंगे वो जो बातें हैं वो बातें ऑलरेडी हम कर चुके हैं एक बार, जब हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा था, है ना, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा था। तो जो कार्य ऊर्जा प्रमेय हमने पढ़ा था उसी से मिलता जुलता ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यह उससे ज्यादा आसान है और इससे हम लोग एक्चुअल में क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है यह हम समझते हैं। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कैसा बोला जाएगा, और हमें पहले थ्योरम पढ़ना होगा इसका। तो क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन में एग्जैक्टली वैसा का वैसे सवाल होंगे जैसे हमने ऑलरेडी कर लिए। जैसे मैं तुम्हें एक बार झलक दिखला देता हूं। क्या हमने इस प्रकार के सवाल करे हैं, ये एक ब्लॉक गया स्प्रिंग से टकरा गया, क्या हम इस प्रकार के सवाल कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसी प्रकार के सवाल यहां पर भी होंगे और एग्जैक्ट सेम बातें होंगे। आप सवाल पढ़कर पता भी नहीं कर पाओगे कि मैं किससे करूं। ठीक है, लेकिन बस इसमें आंसर निकालना थोड़ा सा आसान होता है और मैं आपको इसमें ट्रिक बहुत सारी बताऊंगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात स्टेटमेंट क्या होता है और क्या क्या समझना है हमें। अगर मान के चलो, सबसे पहली बात तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हम वहां पर लगाते हैं जहां पे असंरक्षी बल ना हो। असंरक्षी बल वैसे अभी मैं तुम्हें ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा, संरक्षी हो असंरक्षी हो कुछ भी हो, तुम हर जगह मेरा वाला सिस्टम यूज कर पाओगे। सबसे पहली बात तो हम इसका थ्योरी बेसिक पढ़ लेते हैं कि जब हमारे पास ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जाती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है। तो यह हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का नियम है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है? तो अब यहां पर हम इसको थ्योरेटिकली पहले लिख कैसे सकते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं सर कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो परिमाणी कार्य के बराबर होता है। अब कार्य जो होता है, कार्य में हमारे पास दो चीजें होती है, कार्य में हमारे पास दो प्रकार के कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं हमारे पास? हमारे पास कार्य में दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक होता है संरक्षी बल का कार्य और एक होता है असंरक्षी बल का कार्य। अब अभी जो ऊर्जा संरक्षण की बात कर रहे हैं हम इसमें असंरक्षी बल का कार्य शून्य मान रहे, हम नहीं मान रहे कि हमारे पास घर्षण वगैरह ऐसा कुछ हो, है ना। तो हम यहां पर असंरक्षी बल का कार्य नहीं मान रहे। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हो कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो बराबर होना चाहिए संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के। बिल्कुल सही बात सर। अच्छा, अब संरक्षी बल का जो कार्य है वह बराबर होगा माइनस गुणा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के। क्या ये सभी को याद है? माइनस गुणा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के। ठीक है, तो हम चाहे तो ये माइनस स्थितिज ऊर्जा को उधर की तरफ ले जाए और इसे हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। ठीक है, अब परिवर्तन मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यह होगा फाइनल गतिज ऊर्जा माइनस इनिशियल गतिज ऊर्जा प्लस फाइनल स्थितिज ऊर्जा माइनस इनिशियल स्थितिज ऊर्जा बराबर 0। ये नेगेटिव वाले पद उधर ले जाओ तो यहां पर लिख सकते हैं हम सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मतलब कि
ऊर्जा का योग, कुल ऊर्जा का योग। तो हम किसी, देखो ये प्रारंभिक और अंतिम ऐसा नहीं कि यहां से वहां तक प्रारंभिक वो अंतिम होगा, नहीं, अंतिम कहीं भी बीच में किसी भी स्थिति पर हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे कुल ऊर्जा, गतिज प्लस स्थितिज का योग जो होता है वो कुल ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा फाइनल बराबर होगा कुल ऊर्जा इनिशियल के। या मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी का परिवर्तन शून्य होता है, टोटल ऊर्जा का परिवर्तन शून्य होता है। या आसान शब्दों में से अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर क्षण पर अगर कोई भी एक कण गति कर रहा है या कोई भी एक निकाय है तो उस पूरे निकाय में हर क्षण पर कुल ऊर्जा नियत होती है। कुल ऊर्जा शून्य नहीं होगी, ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा, है ना। अगर मान के चलो कि मैं आपको, है ना, मैं आपको हर एक सेकंड में या हर एक मिनट में 10-10 रुपए दे रहा हूं, 10-10 रुपए दे रहा हूं, तो क्या तुम्हारे पास किसी भी क्षण पर 0 रुपीज होंगे? नहीं सर, नहीं सर। परिवर्तन जो है, आपने पहले 10 रुपए दिए, फिर 10 रुपए दिए, फिर 10 रुपए दिए, तो मैं क्या तुम्हें 10-10 रुपए देते जा रहा हूं? हाँ सर, बड़ा मजा आ रहा है, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो 10-10 रुपए मिलते जा रहे हो, तो क्या परिवर्तन हो रहा है? नहीं सर, पहले भी 10 मिल रहे थे, अभी भी 10 मिल रहे, बाद में भी 10, 10 10 10 10 10 10 मिलते रहेंगे। मतलब कि 10 रुपए का परिवर्तन तो शून्य है, लेकिन हर बार 10 रुपए मिल रहे, ये बात नियत है, ये बात नियत है। अब मैं 10 रुपए तुम्हें 2 तरीकों से दे सकता हूं। हो सकता है मैं तुम्हें 10 रुपए में कभी 2-2 रुपए के सिक्के दे रहा हूं, कभी मैं तुम्हें कुछ 2 रुपए के सिक्के दे रहा हूं, कभी 5 रुपए का एक नोट दे रहा हूं, कभी 5-5 के 2 नोट दे रहा हूं मैं तुम्हें, कभी मैंने तुम्हें 5-5 के 2 सिक्के दे दिए। तो मतलब क्या हुआ, रूप बदल सकता है, लेकिन तुम्हें मिलेंगे 10 रुपए हमेशा। क्या मिलेंगे? 10 रुपए मिलेंगे, है ना। सुमित बेटा, तेरे जिस हिसाब से कमेंट रहते हैं, जिस तरह हरकतें रहती ना, उसमें 500 रुपए मिलेंगे नहीं, तुम्हें देना पड़ेंगे सामने वाले को 500 रुपए, है ना। जैसे तुम कमेंट करते रहते हो, अभी थोड़ी देर पहले तुम बोल रहे थे कि सर बड़ी बड़ी कोचिंग वाले बोल रहे हैं नीट का पेपर टफ होगा, फिर अभी मैंने कुछ बोला तो तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ी कि सर ये न्यूज़पेपर वाले भी बोल रहे हैं। तो नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा तो सब कुछ पढ़ रहा है हर जगह, है ना। तो 500 रुपए तुम्हें देंगे नहीं, तुमसे लेंगे हर मिनट। 500 रुपए दे दे, 500 रुपए दे दे, 500 रुपए दे दे। चलो देखो यहां पर रोहित कुमार, क्या हो गया, हमारा मुहूर्त खराब हो गया। कौन सा मुहूर्त निकाला था तुमने? रक्षाबंधन के दिन सुबह किससे मिलने जाना था? हाँ भाई, ऐसा तो दिन नहीं है कल की सुबह एक बार सिलेक्शन करके आओ, फिर पता चला रोज किसको देकर जाना, देने जाना है। या सुबह देखने चाह रहे थे कि किस किस से राखी बंधवाना है मुझे शाम तक। किस बात का मुहूर्त मिस हो गया तुम्हारा? देखो, हाँ भाई, तो कुल ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा शून्य होता है ना। या ऊर्जा नियत होती है हर क्षण पर ऊर्जा नियत होती है। अब इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल समझ सकते हैं और इसको हम बहुत सारे तरीकों से देख सकते हैं। जैसे इसके लिए अभी हम एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, मैं आपको ये लगाना भी सिखाऊंगा समीकरण, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा देता हूं। अभी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर मान के चलो हमारे पास यहां पर एक गेंद है जिसे हमने h ऊंचाई से छोड़ दिया। अच्छा, गेंद टुडंग 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 करके नीचे गिर गई जमीन पे, और ये कहीं बीच में थी, मुझे नहीं पता कहां थी, कहीं बीच में थी। अच्छा, मैंने बोला यहां से यहां तक की ऊंचाई कैपिटल एच है, इस ऊंचाई को मैंने y बोल दिया, ठीक है। अब यहां पर हमने 3 स्थितियां ली, जैसे A B C स्थिति, चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं A स्थिति पर क्या है, A स्थिति पर क्या है, तो A स्थिति पर कौन सी ऊर्जा है? तो यहां पर मैंने गेंद को छोड़ा है, तो इसकी प्रारंभिक वेग 0 होगा।
तो ए पर मैं लिख सकता हूं कि सर u बराबर 0 है, मतलब इसकी गतिज ऊर्जा 0 है, और स्थितिज ऊर्जा u मतलब प्रारंभिक वेग या va लिख देता हूं, वो 0 है। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mg कैपिटल H हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? mg कैपिटल H हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो योग कितना होगा? कुल ऊर्जा जो होगी वो कुल ऊर्जा U प्लस ke होगी, मतलब ये हो जाएगा mgh के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा? mgh के बराबर ही होगा। एक तो 0 है, mgh हो गई। ओके सर, वेरी गुड, बहुत मजा आया। अब इसी प्रकार से अगर हम बी बिंदु पर बात करें, तो बी बिंदु पर क्या हो रहा है सर? बी बिंदु पर सर बी बिंदु पर ये थोड़ा नीचे उतर गई है, बी बिंदु पर, अच्छा थोड़ा नीचे उतर गई है। तो जब नीचे गिरती है गेंद, तो गेंद का वेग कैसे देते हैं? वेग का फॉर्मूला होता है सर, किसी भी क्षण पर वेग दिया जाता है, अगर h गिर रही है तो √2gh वेग का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? √2gh वेग का फॉर्मूला होता है। क्या ये फॉर्मूला याद है वेग का? h गिर रही है तो √2gh वेग का फॉर्मूला होता है। तो बी बिंदु पर ये नीचे गिर चुकी है, तो क्या पूरा बी बिंदु कहीं भी आ सकता है? यहाँ कहीं भी हो सकता है, मैंने कहीं भी बीच में बना दिया। तो नीचे गिर रही है तो इसके पास क्या होगा? यहां पर तो सर हमने बोला काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू 0। जब ये बी बिंदु पर आएगी तो बी बिंदु पर काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, दोनों नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, दोनों कुछ ना कुछ होगी। अब हमें पता करना है बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो बी बिंदु पर सबसे पहले वेग पता कर लिया, तो बी बिंदु पर वेग आया सर हमारा √2gh। अच्छा, अब कितनी हाइट गिर गई है सर? ये आपने y बोल दिया, ये कैपिटल H, तो क्या हम इसे h माइनस y बोल दे? क्या हम इसे कैपिटल H माइनस y बोल दे? कैपिटल H माइनस y बोल दे? क्या कैपिटल H माइनस y बोल दे हम इसे? बिल्कुल सर। तो यहां पर ये हो जाएगा √2g कैपिटल H माइनस y, ये वेग आ गया बी बिंदु पर। अच्छा, बी बिंदु पर वेग आ गया तो गतिज ऊर्जा क्या लिख सकते हैं बी बिंदु पर? गतिज ऊर्जा बी बिंदु पर ये हो जाएगी ½ m vb का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया सर, ½ m क्या है? इस पूरे का वर्ग कर दूं तो जाएगा 2g h माइनस y। तो 2 से 2 घट गया, यहां पर हो गया mg h माइनस y। क्लियर है? बस ऐसे ही निकाल कर देख रहे, थोड़ा सा फील आएगा इससे ना। या मैं इसे लिख सकता हूं mg h माइनस mg y। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा होगी। तो देखो, इससे हमें एक और बात समझी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। क्या? गतिज ऊर्जा को हम ½ mv² के पदों में लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा को हम mgh के पदों में भी लिख सकते हैं। अरे लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं मैं। देख, यहां पे मैंने mgh के पदों में लिखकर बताया तुझे। गतिज ऊर्जा, क्या गतिज ऊर्जा को mgh के पदों में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। देखो, इसको मैं ऐसा भी समझ सकता था। कैसा समझ सकता था? कि मैंने बोला यहां पर पहले पोटेंशियल एनर्जी बोल देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी बी बिंदु पर, या पोटेंशियल एनर्जी बी बिंदु पर होगी mgy। कितनी हो जाएगी? mgy हो जाएगी। मैं इसको ऐसा भी समझ सकता था। क्या? टोटल ऊर्जा संरक्षित कैसे? टोटल ऊर्जा mgh है, जब यहां तक पहुंची है तो उसमें से इतनी तो स्थितिज ऊर्जा बची। कितनी बची? mgy बची। तो गतिज ऊर्जा कितनी आएगी? तो गतिज ऊर्जा ½ mv² से समझू मैं, या इसको आसान बना लू। क्या? टोटल ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। फिर से समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर, बस ये जो मैंने लाइन बोल दी ना अभी, इसी पर सारे सवाल बिना पेन उठाकर ले जाओगे तुम, बिना पेन उठा करके ले जाओगे। ठीक है, ध्यान सुनो। क्या? कि टोटल ऊर्जा mgh थी। देख, वो फॉर्मूला कैसा है? वो वाला फॉर्मूला हमने तो पूरा सॉल्व करा, हमने तो बिल्कुल मजदूरी करी। हाँ, ये ऐसा नहीं। क्या सोच सकते थे हम? ये सोच सकते थे कि टोटल जो है वो mgh है। हाँ सर, टोटल mgh मतलब हमेशा गेंद जब भी गति करेगी तो टोटल mg कैपिटल H रहेगा। ओके सर, ये कितनी बची? mgy बची स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज कितनी जो गिरी, तो ये जो ऊर्जा गई वो कहां चलेगी? उसकी
गतिज ऊर्जा में आ गई। स्थितिज ऊर्जा घटी तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो वही यही क्या लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा, mg कैपिटल H माइनस स्थितिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा बची। अरे आया समझ में, क्या फील आया सभी को। और अब अगर मैं इसमें कुल ऊर्जा देखने जाऊंगा, कुल ऊर्जा बी बिंदु पर, तो कुल ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो हो जाएगा mg कैपिटल X माइनस mg y प्लस mgy। तो ये सभी समझ सकते हो, कट गया, ये फिर से mgh आ गया, mgh। क्लियर है मामला। बस ये फील जिसको आ गया कि अच्छा सर ये गई, उसको मिल गई, तो वो उसको भले ही मिली गतिज ऊर्जा, भले ही मिली स्थितिज ऊर्जा, तो उसको ऐसे दिल पे लगा लेता बच्चा, नहीं गतिज ऊर्जा तो हाफ mv² होता है, ये mgh कैसे आ गया। अरे आने देना, तुझे क्या करना, तुझे क्या करना, mgh आ रहा है तो वो उसी की थी ना, उसी की थी, अगले रूप में लिख दिया बस। दिल से क्यों लगा लेता, नहीं सर हाफ mv² में ही लिखूंगा वरना नहीं लिखूंगा गतिज ऊर्जा। अरे लिख भाई, ये देखिए लिखा मैंने mgh माइनस mgy, y के पदों में भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। जरूरी नहीं है कि गतिज ऊर्जा को हाफ mv² ही लिखो, ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे तो उसमें जाएगी तो उसको mgh के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए लास्ट चर्चा करते हैं, लास्ट चर्चा मतलब सी बिंदु पर, सी बिंदु पर। तो सी बिंदु पर क्या होगा, सी बिंदु पर सर यहां पर सी बिंदु पर हम वेग लिखेंगे √2g, टोटल गिर गई, h गिर गई तो √2gh हो गया। तो गतिज ऊर्जा जो होगी सी बिंदु पर हो जाएगी हाफ m vc का स्क्वायर, यह हो जाएगा हाफ m √2gh, ठीक है, 2gh का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करेंगे फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा mgh गतिज ऊर्जा सी बिंदु पर। ओके सर, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा सी बिंदु पर 0 होगी, तो कुल ऊर्जा फिर से क्या होगी, कुल ऊर्जा mgh ही रहेगी, कुल ऊर्जा mgh ही रहेगी। तो हर एक कंडीशन में कुल ऊर्जा mgh ही होती है, कुल ऊर्जा mgh ही होती है। आई बात समझ में। हाँ ये ऑब्वियस सी बात है, ये अभी mgh किसके लिए होगा, जब बॉल गिर रही है। अगर और दूसरी कंडीशन होगी, स्प्रिंग आ जाएगा तो उसमें कंडीशन अलग आ जाएगी। मतलब कुल मिला के हम बस ऐसा समझाना चाह रहे हैं कि ए बिंदु हो, बी बिंदु हो, सी बिंदु हो, हर एक कंडीशन में कुल ऊर्जा जो है वह mgh है, mgh है, mgh है, mgh। क्लियर है कहानी, आया समझ में। इसके बाद में कौन सा, वृत्तीय गति पढ़ना बेटा। इसके बाद में एक और छोटा सा चैप्टर बचा है हमारा, वृत्तीय गति बचा है हमारा। 0 क्यों हुई बेटा, क्योंकि ये जमीन पर आ गई है, तो यहीं से हमने हाइट मापी थी, तो यहां से ही हाइट मापी थी, तो स्थितिज ऊर्जा यहां पर 0 हो जाएगी, h की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है ना। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। देखो मान के चलो ये एक सुंदर कन्या है, और अगर हमने इसे यहां पर बिठा दिया, ठीक है, तो ये यहां पर रुकी हुई थी। अब अगर हमने यहां पर देखो, स्पीड से समझेंगे हम, ग्राफ से भी समझेंगे ये वाली बात, ठीक है। और हमने यहां पे ग्रिड भी बना ली ताकि हमें पता चले जितनी हाइट से छोड़ा उतनी हाइट पर वापस भी जा रही है। इस चीज का और बेहतर फील लेने के लिए हमने क्या किया, हमने ये बोला कि देखो 3, ये गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा, एक कुल ऊर्जा है ना, ये थर्मल होती है, थर्मल तो ये थर्मल जो है या ऊष्मीय ऊर्जा होती है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, अब यहां पे हम घर्षण नहीं मान रहे। अच्छा, अगर मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर ले गया है ना, देखो 4 तक ले गया था, 4 तक, तो देखो अभी यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर मैं गिर गई, देखो हाँ, तो अब यहां पर देखो ये 4 पर हो, 4 पर है, तो अभी इसकी स्पीड 0 है, स्पीड जो है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर है, और गतिज ऊर्जा 0 है, गतिज ऊर्जा 0 है। अब जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, जैसे ही मैं इसे छोड़ा और थोड़ा सा छोड़कर रोक दिया, हल्का सा नहीं चाहिए, हल्का सा नहीं चाहिए, तो अगर हल्का सा नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में देखो टोटल अभी भी उतनी है,
पोटेंशियल एनर्जी घटी है, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी, देखो तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें इसको नाप कर भी दे सकता हूं, है ना। देखो अगर मान के चलो मैंने नापा, तो ये जितनी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी घटी है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। तो मैं से अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे हाथ लगाकर भी देख सकते हो, हाँ सर ये इतनी घटी है और ये एग्जैक्टली उतनी ही बढ़ी है, ये जितनी घटी है ये उतनी ही बढ़ी है। अरे भाई साहब, ये जितनी घटी है ये उतनी ही बढ़ी है, एग्जैक्ट सेम होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैंने और थोड़ा नीचे करा और रोका, तो देखो अब जितनी ज्यादा नीचे आती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब अगर ये एकदम ही नीचे आ जाए यहां, अरे बाबा थोड़ा आगे चले गई है, चलो ठीक है थोड़ा ऊपर चले गई, तो गतिज ऊर्जा बढ़ी थी, स्थितिज ऊर्जा हल्की सी आ गई, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा और ऊपर चले गई। अब अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये और ऊपर जाएगी और फिर वापस नीचे आएगी, क्योंकि अभी इसके पास, आप देखो ये वापस से 4 पर पहुंच गई, वापस से 4 पर पहुंच गई, इसकी स्पीड 0 हो चुकी है, और उस बिंदु पे टोटल एनर्जी फिर से काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल फिर से मैक्सिमम। फिर छोड़ूंगा तो ये वापस नीचे आएगी। इस कंडीशन में फिर से तुमने यहां पे देखा होगा काइनेटिक बढ़ी थी, पोटेंशियल घटी थी, फिर प्ले कर दिया। देखो ये एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा, और यही कहानी चलती जाएगी। ये इस तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जब गतिज ऊर्जा आ चुकी तो स्थितिज में जाती है, फिर यहां पर जब पहुंचेगी तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर सर फिर से गतिज जो है वो स्थितिज में आ चुकी है, सॉरी गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य थी, नीचे आई, गतिज ऊर्जा बड़ी 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 मैक्सिमम हुई, स्पीड बड़ी बड़ी मैक्सिमम हुई, स्पीड देखो बढ़ गई, अधिकतम स्पीड है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो स्पीड फिर घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो देखो अब यहां पर हम इसको ऑलमोस्ट सही जगह पर रोकने में पॉसिबल हो चुके हैं। तो यहां पर पोटेंशियल ऑलमोस्ट 0, गतिज ऊर्जा जो है वह अधिकतम आ चुकी है, स्पीड मैक्सिमम होगी, और इसी प्रकार से कहानी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। देखो अब मैंने एग्जैक्ट पॉइंट पर रोक दिया इसे, है ना। इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर हाँ झूला है, बिल्कुल झूले वाली बात है भैया, कि गतिज बढ़ेगी, स्थितिज, गतिज, स्थितिज, स्थितिज, गतिज, गतिज, स्थितिज, स्थितिज, गतिज होता रहेगा। क्लियर है मामला? यही बात यहां पर हो रही है कि अब ये जब न्यूनतम बिंदु पर पहुंच चुकी है सुंदर कन्या, तो टोटल एनर्जी तो उतनी है, काइनेटिक आ चुकी है, अधिकतम स्पीड अधिकतम हो चुकी है, पोटेंशियल 0 हो चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद में और ऊपर ले और बढ़ाएंगे तो कहानी चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। क्लियर है मामला? फिर कल की क्लास में कुछ ऐसे सवाल करने होंगे। कैसे सवाल? कि यहां पर से अगर एक सुंदर कन्या को छोड़ा जाए, ठीक है, रुक जा, हाँ, तो ये यहां पर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो हमसे पूछेंगे कि भैया देखो ये तो न्यूनतम बिंदु था, ये उच्चतम बिंदु था, बीच वाले किसी बिंदु पर जब हमने देखा तो इस बिंदु पर वेग क्या आएगा? तो क्या हुआ कि सर टोटल में से जितना है ना, टोटल में से जितना नीचे आई, मतलब स्थितिज ऊर्जा घटी, वही किस में चली गई, वही किस में चली जाएगी, वही गतिज में चली जाएगी। तो इस बिंदु पर हम वेग निकाल सकते हैं। क्लियर है मामला? तो यही कहानी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। देखो तो जैसे ही नीचे आएगी फिर यहां पर गई बड़ी, फिर उसके बाद में वही कहानी, इसको स्लो मोशन में चलाते थोड़ा सा, हाँ। तो इस बिंदु से गुजर रही है तो स्पीड कम हुई, अब और नीचे जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, फिर उसके बाद में स्पीड 0 हो जाएगी, यहां पे स्पीड ऑलमोस्ट 0 हो गई, ठीक है। फिर विपरीत दिशा में बढ़ना शुरू होगी। तो ऐसा यहां पर स्थितिज गतिज गतिज स्थितिज स्थितिज गतिज में बदलती रहेगी, बदलती रहेगी, बदलती रहेगी, बदलती रहेगी, बदलती रहेगी। छुट्टी ही रख दो सर, भाई बहन का सवाल है। कोई बात नहीं बेटा, है ना, भाई अगले साल भी रहेगा, बहनें अगले साल भी रहेंगी, है ना। तो अगले साल, लेकिन अगले साल नीट का एग्जाम नहीं होगा, अगले साल नीट का एग्जाम नहीं होगा, होगा तो सही, लेकिन तुम्हारे लिए वो वाली बात नहीं होगी जो इस साल है। सुंदर बालक लाया करो, ले भाई इसको ना बालक चाहिए, ले कैसा बालक चाहिए, बिल्ली बिठा दे इस पे, बिल्ली, बिल्ली या बांगड़ बिल्ला, चल रहे बाबा, बांगड़ बिल्ला आ गया भैया, हाँ बांगड़ बिल्ला घुमा।
नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते स्थितिज ऊर्जा व्यक्त क्रमानुपाती हो गतिज ऊर्जा के, ऐसा नहीं बोल सकते। भांगड़ बिल्ला आ गया, आप बताओ, ऐसा घूमता रहेगा जिंदगी भर। देख भांगड़ बिल्ले में देख भी सकता कहां जा रहा है ना, इसमें हाँ इसका पाथ भी बना सकते हैं हम, स्पीड भी देख ले भांगड़ बिल्ले की, एनर्जी भी देख ले भांगड़ बिल्ले की, है ना। पॉइंट कहां तक आया था, फिर उसके बाद में वापस कहां तक, सेम पॉइंट तक जाएगा, सेम पॉइंट तक आएगा। क्यों? क्योंकि पूरी गतिज स्थितिज में जाएगी, पूरी स्थितिज गतिज में जाएगी। क्या बोल रहा है ये आरिफ सर, आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, 22 घंटे अगर हम क्लास लेंगे तो पढ़ेंगे किस टाइम पर? 22 घंटे कहां क्लास हो रही थी? 22 घंटे कहां क्लास हो रही है? बाईस घंटे, ये कौन सा हिसाब चल रहा है? चंद्रयान है, चंद्रमा से बात तो नहीं कर रहा है आदमी भाई। ये अगर भाई तो भारत देश में है तो क्लास जो है वो 6 ही घंटे हो रही है, 22 घंटे का क्या हिसाब है? ये कौन सा गणित था? अच्छा 12 घंटे बोला वो, 12 घंटे कौन सी क्लास हो रही है तुम्हारी? हाँ भाई मैं भी जानना चाहता हूं, 12 घंटे कौन पढ़ा रहा है तुम्हें, और 12 घंटे कैसे पढ़ रहे हो तुम? हाँ कोटा में कोई छुट्टी नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। 12 घंटे कहां हो रही है? हाँ 8 घंटे तो होगी यार, 7-8 घंटे तो क्लास मिनिमम करना ही पड़ेगी। बांगड़ बिल्ला गिर गया क्या? नहीं वो कभी नहीं गिरेगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा वो उसकी जिंदगी में खुश है। नीचे पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है जीरो पोटेंशियल, देखो ये देखो यहां पर, देख पीछे जा, हाँ देखो देखो पोटेंशियल जीरो होगी, काइनेटिक मैक्सिमम होगी। बारह से 10:30 तक, 12 से 10:30 तक कहां क्लास हो रही है आपकी? नहीं भैया मैं मजाक कर रहा था, चिंता ना करो। कल 8 बजे से आपकी नॉर्मल क्लास होगी, है ना, 8 बजे से नॉर्मल क्लास होगी आपकी, और आपकी जो क्लास होगी 8 बजे से, है ना, वो 8 बजे से 10:30 बजे तक फिजिक्स की क्लास होगी, फिर 10:30 से 12:30 1 बजे तक बायो की क्लास होगी। कल 2 ही क्लास होगी आपकी। 12 से 10:30। तो बेटा अब एक ये बात बताओ कि 12 बजे वाली क्लास किसके लिए हो रही है ना? अब ऐसे तो तुम बोल दो कि सर आप तो 25 घंटे पढ़ा रहे हो, आप तो सुबह भी क्लास रख रहे हो। ऐसे तो मान के चलो कभी यूट्यूब पे मैंने सुबह 6 बजे क्लास रख दी, तो तुम बोलोगे सर सुबह 6 बजे भी क्लास रख रहे हो, आप 8 बजे भी क्लास रख रहे हो, आप 12 बजे भी। अरे भाई तू पढ़ नहीं रहा है, टाइम टेबल देखना। तो तेरे हिसाब से देख भाई, तेरे को वो फ्री क्लास जो यूट्यूब की चल रही है, बैकलॉग सीरीज की क्लास चल रही है, वो क्यों देखना है, क्यों पढ़ना है? वो 12 बजे से क्लास चली भाई, तो 12 बजे से 2 बजे तक या 1:30-2 बजे तक जो क्लास चली थी वो तो बैकलॉग सीरीज की क्लास थी, वो क्यों देख रहे हो तुम? किसने बोला देखने के लिए? मत देख, रेगुलर क्लास अटेंड कर, नहीं देखना पड़ेगा कभी भी, खत्म कहानी। मत देखना, हो गई 2 घंटे की क्लास खत्म। अब तुम क्लास छोड़ोगे पुरानी तो देखना पड़ेगी। हाँ 10:30 तक बेटा, तो 10:30 तक डेली क्लास थोड़ी ना होगी। अब एक दिन किसी दिन 10:30 तक क्लास हुई है, एक दिन हो सकता है कि 9 बजे क्लास खत्म हो, एक दिन 9:30 बजे क्लास खत्म हो। और अगर यार ज्यादा पढ़ने से दिक्कत है तो बंद कर दो यार, बंद कर दो, है ना, मोबाइल को पानी में डाल दो, मामला खत्म,
है ना, मोबाइल को पानी में डाल दो। या एक बेस्ट बात बताऊं, देखो मैं तुम्हें एक और बढ़िया आइडिया देता हूं, जिसको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा पढ़ा रहे, तो डाउटनेट की ऐप को अनस्टॉल कर दो। फिर घर वाले पूछेंगे क्या हो रहा, तो बोलना कि पता नहीं मेरा तो कोर्स ही बंद कर दिया डाउटनेट वालों ने। 2 गालियां दे लेना डाउटनेट को कि अरे वो तो बेकार लोग हैं, पैसा लेकर भाग गए, मेरा तो वो बहुत ही बेकार थे, पढ़ाते वढ़ाते नहीं थे, और मेरा तो कोर्स भी बंद कर दिया बीच में, पता नहीं क्या है, उनकी तो ऐप ही खराब है, तो मेरे को तो पढ़ना नहीं है, मैं तो और कहीं से पढ़ लूंगा। बस ऐसा बोल दे घर वालों को बोले हाँ यार ये बच्चा हमारा बच्चा है। घर वाले तुमको थोड़ी ना कुछ बोलेंगे, घर वाले अच्छा ठीक है हमारा बच्चा है, कोई बात नहीं, हो रहा होगा ऐसा, है ना, ऑनलाइन तो फ्रॉड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बंद कर देते। बस बना ले अपने आप को मूर्ख, हो गए तुम डैश डैश। अब उसके बाद में कहीं भी पढ़ लेना, थोड़ा बहुत जिंदगी में खुश रहना आगे, ठीक है, खुश रहो यार, खुश रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई कुछ नहीं रखा है, खुश रहो जिंदगी में, है ना। पार्सल बच्चे बोल रहे कि इतनी सारी क्लास ले, तो मैंने बोला कि भाई डाउटनेट की ऐप को अनस्टॉल कर दे, और घर वालों को बोल देना डाउटनेट वालों ने पैसा लूट लिया, है ना, और क्लास चलाते नहीं है, मेरे को ब्लॉक कर दिया कोर्स से। बोल रहे कि सर आप 22 घंटे क्लास लगा रहे हो। अब पता नहीं कौन सा गणित था इसका 22 घंटे वाला, पता नहीं, एक बच्चा तो बोल रहा था सर 22 घंटे क्लास लगाते हो आप लोग। तो भाई खुश हो, 22 घंटे क्लास लग रही है तो, है ना, जैसा कोर्स है तो कोर्स के हिसाब से 22 घंटे क्लास लग रही है, मतलब ये तो पूरे भारत देश के लिए चमत्कार वाली बात हो गई। चलो भाई, तो आज की क्लास अभी हम इतनी रखते हैं, हम कल सुबह 8 बजे मिलेंगे। थैंक यू, टाटा बाय बाय।